कहाँ से आएंगे जिन? जिन वो होते हैं जो स्टार्टिंग से क्रिएशन ऑफ गॉड है। 3 कैटेगरीज थी, जिन, हिन और बिन। पहले पूरी अर्थ पे जिन्स ही रहा करते थे और जब लड़ाई हुई तो उन्होंने हिन और बिन को डिफीट करके पूरी लैंड को अक्वायर किया था। जिनके पास इतनी पावर होती है कि आपको टच करते ही आपको भस्म कर देंगे वो। जिन कहते हैं कि मैं पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। भाई मेरे जो बुजुर्ग थे वो एक टाइम पर जिन की सेवा करते थे। खीर जो बनती थी जिनों के लिए बनती थी, जिन इसका भोग लिया करते थे और उसके बाद इनका काम किया करते थे। जब जिनों ने इस चीज को देखा कि वो छोड़ के जा रहा है तो जिनों ने क्या करा, उस कढ़ाई के आग के अंदर उस लड़के को डाल दिया। जिन अच्छे भी होते हैं। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपने साथ जिन रखते थे किसी युद्ध को जीतने के लिए। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो शायद हो सकता है इंटरेक्शन आपका हो जाए। अब अच्छे से होगा बुरे से होगा वो आपकी किस्मत है। तो वेलकम बैक टू आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। और मेरे साथ हैं सबसे थ्रिलिंग हॉरर स्टोरी टेलर्स प्रिंस सर और अक्षय, एक बार फिर पॉपुलर डिमांड में आपकी। और जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डायनो के ऊपर इतनी बात करी, अलग अलग क्रीचर्स के ऊपर बात करी, तो आज जिन के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एकदम रेडी हम? डन। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग जिन बन जाएंगे। इतना कुछ ढूंढ के ले आए तो। यार मेरे लिए तो हमेशा जिन होता था ना, तो वो अलादीन का जिन होता था, जहाँ पे आपने चिराग को घिसा और जिन आया और वो ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे हॉरर की जर्नी बढ़ती गई है मेरी, मुझे पता चला यार जिन हमेशा इतना अच्छा नहीं होता। तो पहले तो मुझे ये समझना है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जिन एक्चुअली में होते हैं? सच है ये सब जिन्नात, जिन की कहानियां, या ये सिर्फ एक मतलब फैंटेसी है? कहाँ से आएंगे जिन? जिन अलग होते हैं, जिन्नात अलग होते हैं। जिन वो होते हैं जो स्टार्टिंग से क्रिएशन ऑफ गॉड है। इनका कुरान में बहुत ज्यादा जिक्र है। स्टार्टिंग में इब्लिस नाम से एक जिन हुआ करते थे और उन्हें बनाया गया था। उनकी पूरी प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। स्मोकलेस फायर से उनका क्रिएशन हुआ था। लाइट से एंजल बनाए गए थे। ह्यूमन को क्ले से बनाया गया था। और धीरे धीरे करके जो गॉड थे उन्होंने ह्यूमन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अलग दी थी कि एक मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन है। उनको गाइडेंस दी गई, उनको थोड़ा आगे के बारे में बताया गया। और फिर एंजल्स और जो इब्लिस थे, ये पूरा माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये बोला गया था कि आप ही इनके आगे झुको। तो एंजल्स झुक गए थे, इब्लिस नहीं झुके थे, जिसकी वजह से एक वॉर क्रिएट हो गया था। इसी को क्रिश्चियनिटी में जैसे हम देखते हैं तो लूसीफर के हिसाब से बताया जाता है कुरान के अंदर। और जो भी पुरानी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, जो बेसिकली स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर बहुत कुछ बताया गया जिन्स के बारे में। अभी देखो, जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आपके लिए भी है नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट्स हमने भी सुने हैं, कवर भी किए हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं हमारी फैमिली के अंदर। तो वहाँ से भी पता लगता है कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ होती है। और जैसा कि अक्षय ने बताया कि स्मोकलेस फायर से उनको क्रिएट किया गया था। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ह्यूमन से पहले भी अर्थ को कोई अगर रूल करता था वो जिन्स थे। तो ये 3 कैटेगरीज थी, जिन, हिन और बिन। तो जिन आप लैंड से कनेक्ट कर सकते हो, मिट्टी से या फिर फायर से। हिन जो थे वो हवा से कनेक्टेड थे, मेड बाय विंड। और बिन जो थे वो वाटर को रिफ्लेक्ट करते थे। तो पहले पूरी अर्थ पे जिन्स ही रहा करते थे और जब लड़ाई हुई तो उन्होंने हिन और बिन को डिफीट करके पूरी लैंड को अक्वायर किया था। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जिन भी दो अलग अलग टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जो बुरी वाली कैटेगरी से भाई ने बताया कि इब्लिस, तो इब्लिस इज द लीडर ऑफ दोज मिस्चीवियस जिन्स। अच्छा। और ऐसा भी कहा गया कि कॉन्सेप्ट के अंदर उनके 5 बेटे थे और उन 5 का मतलब अलग अलग रोल है। तो वो लीड करते हैं पैक को, और उसके बाद जो डायरेक्शंस होती हैं, होता है ना, कंपनी चलती है बिल्कुल ऐसे। तो सीईओ वो हैं और उसके अलावा सीटीओ है, सीएफओ है, सीएक्सओ है। ये इतना हमें समझ आया है कि इस्लाम के अंदर जिन माने जाते हैं। अलादीन की जीनी की वजह से जिन फेमस हो गए, सब लोगों को जिन समझ आने लगा। और अब जब हम इस्लाम में घुसते हैं तो पता चलता है अल्लाह ने ही जिन बनाए थे। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि आदम बनाया अल्लाह ने, उससे पहले से जिन बनाए हुए हैं। तो पहले जिन ही बनाए थे उन्होंने। तो जिन का पूरा, आप कह रहे हो, ऐसे डायनेस्टी थी जहाँ पे इब्लिस करके उनके रूलर थे। जो बुरे वाले जिन हैं। जो बुरे वाले जिन हैं। अच्छे वाले जिन भी हैं, जैसे अगर हम शायद लैंग्वेज में सही यूज कर रहा हूँ, पाक और नापाक जिन जो होते हैं। तो पाक जिन जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। हर किसी को नहीं मिल सकते। जैसे बोलते हैं ना कि आप ब्लेस्ड हो,
तो ब्लेस्ड लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है। आप क्लीन सोल हो, आपने कभी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको अच्छे जिन मिलेंगे। बुरे जिन जनरली हॉन्टिंग्स करते हैं, आइसोलेटेड लोकेशंस के अंदर रहते हैं, तो सबकी अलग अलग लोकेशंस होती है। शुरू में ये कहा गया था कि उनको जब ज्यादा उनका वो रह गया, मतलब डोमिनेट करने लगे, तो फिर वापस से एंजल्स आए या गॉड ने भेजा, वापस से डिफीट हुई उनकी, और फिर उनको सेक्लूडेड प्लेसेस के अंदर भेज दिया गया कि तुमको यहीं भटकना है। तो पुरानी इमारतें, जंगल, पहाड़, जैसे आपने वो सुना है कि एक पहाड़ है जिसको, जहाँ पर वो गाड़ी वादी जिन, वादी जो जिन सऊदी अरेबिया में है सऊदी ना? अरेबिया में है, तो हाँ, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा तो कॉन्सेप्ट वहां है। के लिए बोला कि वहां पर उनको ऐसी जगहों पर उन लोगों को रख देगा, तुम लोग यहीं पे रहोगे, तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। उस जगह का भी आई थिंक कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है कि वहां पे अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल रखोगे तो वो पहाड़ी इलाका है, तो गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, गाड़ी ऊपर खींचती है। या पानी डाला किसी ने, बड़ी सारी वीडियोस भी हैं इसकी ऑनलाइन के, पानी डाला किसी ने तो पानी नीचे जाने की जगह ऊपर जा रहा है, या बॉटल ऊपर घूम रही है। इनफैक्ट लोगों ने भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी हमें एक ऊपर की तरफ खींच रही है, अगर वो उल्टे डायरेक्शन में भी चल रहे हैं तो। हाँ। तो वादी जिन, ये जिन माउंटेन कहा जाता है सऊदी में। ऐसा एक प्लेस इंडिया में भी है, अच्छा, मध्य प्रदेश में। वहां पे आप गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के छोड़ दो तो ढलान से ऊपर जाती है वो, मतलब ढलान नीचे में, गाड़ी चलती ऊपर है। इसमें भी कुछ जिन का कनेक्शन है? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का और ग्रेविटी का रोल है। दो तीन इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब आपके सामने जो स्ट्रक्चर वहां बना हुआ है उस पहाड़ का, वो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो ढलान है, बट एक्चुअली वो, मतलब आपको लगता है कि वो अपहिल है, लेकिन एक्चुअली वो ढलान है। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन का कॉन्सेप्ट देते हैं। एक दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, तो जो इम्पैक्ट होता है वो सारा रिवर्स हो जाता है। तो वहां पे तो जैसे आप पानी की बोतल डाल रहे हो, वहां तो पानी की वो बहती है स्ट्रीम एक, आप उस पे कागज डाल दो, हाँ, तो जाना वो जिधर चाहिए ना, नीचे डाउन हिल जाना चाहिए, वो अपहिल जाता है। तो आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में जगह है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैं भूल गया हूँ, पर उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उसका सेम एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना मैं कौन सी जगह है वो। जब मैं स्टडी कर रहा था इस बारे में, तो जैसे जिन हो गया, कहते कि उनके भी पेरेंट्स हुआ करते थे जिन्हें जान कहा जाता था। जान, जिन, रिन, टिन, बिम, और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो एक साथ थे उस टाइम पर, जो जिन से क्रिएट हुए थे। अलग अलग जितने भी जिन थे उनका अलग अलग काम हुआ करता था। जब इब्लिस की हम बात करते तो एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी जिसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जो एक टाइम पर ये ही मान लेते कि फॉलन एंजल्स की जैसे कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं कि भगवान ने उन्हें निकाल दिया या गॉड ने उन्हें निकाल दिया। क्रिश्चियनिटी में जैसे बोला जाता है भाई लूसीफर है, उसके रिचुअल्स होते हैं, जिनके भी रिचुअल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इब्लिस, ऐसे बहुत सारे जिन हैं। जैसे आप अभी जिनी की बात कर रहे थे जो चिराग में से निकलते हैं, उन्हें मारिद कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जिन्स बोले जाते हैं, जो शिफ्ट भी कर सकते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन एक प्राइस कॉस्ट जो बहुत अच्छी होती है। जैसे हम सुनते हैं, रियल इंसिडेंट में आता है कि मैंने जिन के साथ सौदा कर लिया, या मैंने चिराग घिसा, उसमें से जिन आया, मेरी 3 मांगे पूरी हुई। उसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, मरने के बाद आपको गुलामी करनी पड़ती है उसकी सदियों सदियों तक, जब तक उसका मन चाहेगा, या फिर जब तक आप उससे अलग नहीं हो गया, कोई सिद्ध नहीं कर लेगा। ऐसे ही बोला जाता है कि जिस तरीके से आप 3 मांगे पूरी करते हो या फिर 3 मांगे लेते हो जिनसे, उसके बाद आपको पता नहीं कितने टाइम तक मरने के बाद भी उसका गुलाम रहना पड़ता है। और जिन इतनी स्ट्रांग एक एंटिटी है जो कहते हैं कि आपका दिमाग मांगते टाइम ऐसा घुमा देगी कि आप मांगना कुछ और चाहते हो, लेकिन आप मांग कुछ और लोगे। ये मुझे समझ आया कि जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जिनके अलग अलग टाइप होते हैं, जिन गुलाम भी रहते हैं अलग अलग लोगों के। लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है कि बड़े रिवेंजफुल होते हैं जिन। बिल्कुल। इनफैक्ट एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तुमने आज मेरी हार की नहीं, अपने खानदान को बर्बाद करने की कहानी लिखी है। जैसे अभी आपने ये क्लिप देखी, ये जादू तेरी नजर डायन का मौसम जो स्टार प्लस का शो है उसकी, जो हम बात भी कर रहे थे डायन के ऊपर। तो जैसे ये डायन है, ये कह रही है कि मैं आपके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगी। तो ऐसे मैंने सुना है कि जिन भी होते हैं,
जहाँ पे जिन कहते हैं कि मैं पूरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। तो ऐसी कोई कहानी है? एक रियल इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ, और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है कि जनता हमेशा चाहती है कि हमारे पास कोई रियल प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये घटना कहीं से इन्होंने पिक नहीं की, खुद से स्क्रिप्ट राइटर से नहीं बनाई। तो ये जो इंसान था इसका नाम मनोज चौधरी है, और ये मेरे पूरे पॉडकास्ट सेटअप पे आके सब कुछ बता के गया कि आज तक इसके साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब ये रियल स्टोरी है जो पॉडकास्ट पे चेक भी कर सकते हैं कि ये सानवी ने सुनाई है। यस, बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो उस पर, उसका फेस, उसका सब कुछ पूरा है कंटेंट। तो उसने बताया था कि भाई मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे दादा परदादा, उनसे भी ऊपर जो थे, वो एक टाइम पर जिन की सेवा करते थे। जिन की सेवा करने का मतलब है कि आप उन्हें प्रसाद दे रहे हो, खीर चढ़ा रहे हो, पताशे दे रहे हो, और आप उनको अपनी देवता भगवान की तरह मान रहे हो। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपने साथ जिन रखते थे किसी युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि जो साम्राज्य में बातें होती है अंदर, राजा को धोखा देने वाली, जिन वगैरह से पता किया जाता था। तो इनका जो पूरा परिवार था वो जिनों की सेवा करता था। तो क्या हुआ, एक टाइम पर जो इनके कोई बुजुर्ग थे, वो उन्होंने पूरा एक, जैसे एक जगह है, चौतरा लगा लेते हैं, चौतरा में एक पूरा गड्ढा कर रखा था जहां पर हमेशा नीचे आग जलती रहती थी और बड़ी कढ़ाई पे हमेशा खीर बनती रहती थी। तो ये माना जाता था कि ये खीर जो बनती थी जिनों के लिए बनती थी, कि जिन इसका भोग लिया करते थे और उसके बाद इनका काम किया करते थे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या करा, अपने किसी फंक्शन में जाना था। लेकिन ये फैमिली हिंदू है? यस, ये फैमिली हिंदू है, चौधरी की फैमिली है, मनोज चौधरी नाम है उनका। तो इन्होंने क्या करा, अपने किसी फंक्शन में जाना था, अपने किसी छोटे लड़के को बोल दिया कि बेटा देख ऐसा है, मैं जा रहा हूँ। और आज्ञाकारी बच्चा था तो उससे उम्मीद नहीं थी कि कोई गलती होगी। तो उन्होंने बोला एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, ठीक है, जब तक सुबह हम आएंगे खीर पक जाएगी और फिर खीर जो हमें गांव में बंटवानी है। तो उस लड़के को नहीं बताया कि इसका होना क्या है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो आग जलती रही, जलती रही, जलती रही, और जब वो जो बुजुर्ग थे वो आते हैं वहां पर कढ़ाई के पास, देखते हैं यार कि कढ़ाई में तो खीर पक रही है पर लड़का नहीं दिख रहा हमारा। उसे गांव में ढूंढना शुरू करते हैं। तो भाई ढूंढते 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 कहीं वो लड़का मिल नहीं रहा। अब इनके दिमाग में आता है कि यार हमारे खुद के तो जिन है, वो तो वो बता देंगे हमने इतनी मेहनत क्यों करी। तो जब उन जिन के पास जाते हैं, पूछते हैं कि यार ऐसे ऐसे हमारा लड़का गायब हो गया, थोड़ा बताओ कहाँ पे है। तो वो जिन बोलते हैं कि ऐसा है, आप जब लड़के को छोड़ के गए थे तो वो बहुत चंचल स्वभाव का था, और जब आप छोड़ के गए थे तो आग बुझने लग रही थी। हमने बहुत बार इशारा दिया कि आग को बुझने मत दो, जो तुम्हारे दादाजी है ऐसे बोल के गए हैं, ऐसा वैसा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। चंचल स्वभाव का था, दोस्तों के पास जाना था, अलग अलग चीजें करनी थी। तो जब जिन्होंने इस चीज को देखा कि वो छोड़ के जा रहा है, तो जिन्होंने क्या करा, उस कढ़ाई के आग के अंदर उस लड़के को डाल दिया। ये चीज जब उनके दादा परदादा को पता चला कि भाई हमारा लड़का ही फूंक दिया इन्होंने कढ़ाई के नीचे सिर्फ खीर खाने के लिए, तो उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने इस चीज को वहां पर बोल दिया कि आज के बाद हम जिन की सेवा नहीं करेंगे। और ये बात पता नहीं कब 50, 60, 70s की होगी। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और ये सारे के सारे जो जिन थे ये बंधवा के एक कहीं पे रखवा दिए। अब जो हमारे सब्सक्राइबर आए मनोज चौधरी, ये बताते कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मैं बताता हूँ। मनोज जो थे वो थोड़े शैतान किस्म के थे। जब ये अपनी पीढ़ी में आगे बढ़ते आ रहे थे, इनके परिवार में इनके और भी भाई बहन थे। तो मनोज ने क्या करा, जब ये 7, 8, 10 साल के रहे होंगे, अपनी दादी के पास जाते हैं और बोलते दादी मुझे ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, या नानी के पास गए थे कि मुझे पैसे चाहिए खर्चे के लिए। तो नानी ने मना कर दिया कि तू डेली आ जाता है, मैं इतने कहाँ से दूंगी, शरारत करता है तू, उल्टा सीधा खा लेता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये सब बोल के दादी नानी वहां से खिसक गई। वहां से जब उठ के चली गई तो मनोज के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि भाई नीचे संदूक रखा हुआ है, इसमें तो मिलेंगे सिक्के। तो उसने, मनोज ने क्या करा, वो संदूक अंदूक खोला और उसमें जब हाथ पैर मारा तो एकदम से उसे दिखता है कि कुछ है, लोहे का कुछ तो है, अगर कुछ नहीं है तो इसे ही बेच दूंगा। उसने क्या करा, उस पूरे हिस्से को खोल दिया। उसके अंदर एक त्रिशूल थी, त्रिशूल के बगल में बहुत सारी चीजें पोटली से बांध रखी थी, उसने वो खोल दिया सब कुछ। और वो वही जिन थे सारे के सारे जो बांध के रखे हुए थे उसमें संदूक के अंदर। अब ये आदमी खुद बता रहा है सब कुछ। फिर इसने बताया कि भाई उस दिन से ना मेरे घर में अलग अलग हरकतें होना शुरू हो गई। जैसे मुझे अलग अलग टाइप की एंटिटीज दिखना शुरू हो गई थी, और सारी की सारी एक होता है कि 7-8 फीट की एंटिटीज आती थी और मुझे उन्होंने बहुत हॉन्ट किया। अब मैं इसे सुन रहा था ऐसा कंटेंट कि भाई ठीक है, भाई बता रहा है, इनको लगता होगा, कुछ अनुभव होंगे। इन्होंने अचानक से चलते पॉडकास्ट में पता है क्या बोला मेरे से, कि अक्षय भाई पता है मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में वो बैठा हुआ है एंटिटी, वो जिन बैठा हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने थोड़ा हमें डराना शुरू कर दिया। बोले कि आपको एक बात बताऊं, हमारा स्टूडियो है
दुनिया भर की लाइट्स हैं। बोला अगर ये लाइट बंद हो गई ना तो शायद आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं बोला क्यों? बोला मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइट बंद होगी ना वो जिन मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। 2 मिनट के लिए तो हम थोड़े से हो गए कि भाई गलत आदमी ये को ले आए हैं। पहले बताना था ना ये सब कुछ, तो अब क्यों बता रहे हो? उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता होता है जिस घर में मैं हूँ उस घर में किस कोने में वो जिन खड़ा हुआ है। मल्टीपल जिन है और उस टाइम पे खुले थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई ना, इसने अपने घर पे बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मैं रात को वॉशरूम के लिए उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे कोई चल रहा है, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई है। और वो जो जिन थे उन्होंने इनके पूरे घर को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। इनके जो भाई बहन थे उनके साथ भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई कि वो चिल्ला के उठा करते थे, घर में सारे काम बिगड़ने लगे। तो जब इन्होंने घर पे बताया बढ़ती उम्र में, जैसे मान लो 17-18 साल में इन्होंने अपने घर पे बता दिया कि मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है कि मेरे काम नहीं बन रहे। तो जो दादी नानी थी उन्होंने क्या करा, बहुत सारे तांत्रिकों से कांटेक्ट किया कि भाई इसने खोल दिया। दादी नानी को पहले ही पता चल गया था कि इसने खोल दिया है, क्योंकि जब दादी नानी जो थी उन्होंने संदूक देखा था तो उन्हें पता चल गया खुल गया। तो छोटी उम्र में ही 8-10 साल का जब मनोज था उसे बुलाया था, उससे पूछा गया कि भाई ये तूने क्या करा, तो उसने बता दिया कि दादी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने खोल दिया। तो उसी टाइम पे मनोज के पापा को भी बुलाया था और बता दिया था कि इतने सालों से जो चीज बंदी रखी थी आपके बच्चे ने खोल दी। उसी टाइम से जब ये 10-12 साल का था एक तांत्रिक की खोज शुरू हो गई थी कि कोई ऐसा तांत्रिक पकड़ के लेके आओ जो इन जिनों को बांध दे। लेकिन जो भी तांत्रिक आता था वो यही कहता था कि वो कोई महापुरुष था उस टाइम पे जो 50-60s में था जिन्होंने बांधा था। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसी एंटिटी को इस टाइम पे इस तरीके से कंट्रोल कर ले। और रही बात इसकी कि अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे, तो उनके अंदर वो एग्रेशन और रिवेंज की भावना थी कि एक टाइम पे जो परिवार हमें पूजा करता था, जो हमें इतना माना करता था, वो अचानक से हमें बंद करवा दिया, तो हम बाहर आएंगे तो सबको खत्म करेंगे। अब धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती रही, इसकी शादी हुई, इसके बच्चे भी हुए मनोज के। मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन पिक कर लिया कि भाई फिर आपकी शादी वादी और की है? बोला हाँ भाई मेरी शादी है, मेरी शादी से बच्चे भी हैं। मैंने बोला फिर वाइफ? बोले वो मुझे छोड़ गई। मैंने बोला मतलब? बोला उनको जब पता चला मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि ये बिना लाइट के रह ही नहीं सकते। इनका पूरा पूरा टाइम इसी चीज में जाता है कि अगर ये रात को बैठे हुए हैं तो ये टीवी देखते रहेंगे, लाइट सारी ऑन है। इन्होंने बताया इनके साथ एक झटका भी हुआ था, रात को 1:30-2 बजे इनकी लाइट चली गई थी, तो ये फटाफट से जबरदस्ती किसी इन्वर्टर वाले को लेके आए, इन्वर्टर लगाया, कोई इन्वर्टर खराब हो गया तो भी करा। अब अभी तक ना ये सारी चीजें हम इस तरीके से ले रहे थे यार इनका भ्रम भी तो हो सकता है। इनका भांजा बैठा था साइड में, तो इनके भांजे से मेरी बात हुई ऑफ स्क्रीन। मैंने बोला कि भाई क्या सीन है ये जो बता रहे हैं? बोले भैया हमारा पूरा परिवार ने इनका मजाक उड़ाता था कि इनका दिमाग चला हुआ है, इनको ऐसा लगता है। मैंने बोला फिर तुम कैसे इस चीज को कंफर्म कर रहे हो? बोले भाई मैं एक SSC SSB की प्रिपरेशन करने वाला, गवर्नमेंट एग्जाम का गुड़गांव आया था पेपर देने के लिए। पेपर मैंने दिया और मेरा प्लान था मेरे मामा जी के साथ मुझे 4 दिन रहना है। मामा जी ने मुझे बोल भी रखा था कि बेटा इस घर में थोड़ा सा देख के रहना। मतलब मेरे साथ थोड़ा सा देख के रहना, क्योंकि ये जो भांजा था ये तो एक तरीके से चेक करने के लिए आया था कि मेरे मामा जी के साथ ये सब कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा। इसने बताया अक्षय भाई जैसे मैं सो रहा था तो मेरे कान में ना कोई फुसफुसा के चला गया कुछ, तो मुझे ऐसा लगा यार कि मामा जी क्या बोल के चले गए, मैं सो रहा था मैंने ढंग से सुना नहीं। तो इसने अपने मामा जी को फोन करा, मनोज को, जो मनोज भाई है, कि कहाँ पे हो मामा, आप कुछ बोल रहे थे? बोला बेटा मैं तो 4 घंटे से घर पे ही नहीं हूँ। तो इसे यकीन हुआ कि इनके साथ जो जो हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। अब जब मेरी मनोज से बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे थे कि अक्षय भाई आपके यहाँ पे जो लाइट कम है ना, इस पोर्शन में थोड़ी सी लाइट जला लोगे, मुझसे अंधेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने पूछा भाई फिर तो ऐसा होता होगा, आपको तो कहीं का भी पता चल जाता होगा। उन्होंने बताया हाँ भाई मैं गुड़गांव, मैं प्रॉपर्टी में हूँ, वैसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग में ही है। बोले मैं किसी घर में भी जाता हूँ ना मेरे को 1 सेकंड में पता चल जाता है यहाँ पे कुछ है। और वो बैक एंड पे तो नहीं बताते कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, तो ये ही फोन करके पूछ लेते हैं। एक बार का इनके साथ इंसिडेंट हुआ, ये नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो इनका दोस्त भी इनके साथ आया था रहने के लिए। तो इन्होंने उससे बोला भाई इस घर में ना दिक्कत है, मुझे जलने की बदबू आती है, मुझे ऐसा लगता है इस घर में किसी औरत ने कोई ना कोई सुसाइड करी है या हमारे घर के बगल में किया। तो दोनों के साथ कोई वाक्य हो गया। मनोज के साथ भी ऐसे रात को हुआ कि कोई एंटिटी आके चली गई और दोस्त ने भी फील करा कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या करा, जब ऑनर को फोन करा ना तो ऑनर ने इनसे पूछ लिया तुम्हें कैसे पता चला कि 3 महीने पहले इस घर में कोई जल के मरा था। ये चीज होते आ रहे हैं आज तक। उनकी 42 एज हो गई, जहां पर ना तो वो ठीक हो पा रहे हैं
ना तो कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है। उन्होंने ये चीज मैंने पूछी उनसे कि भाई फिर कैसे रहते हो आप? बोले भाई मैं सुबह सोता हूँ, जब अपनी सनलाइट आ जाती है 2-4 घंटे सो के अपने ऑफिस चला जाता हूँ, काम पे लगा रहता हूँ। मैं पूरी रात मूवी देखता रहता हूँ, सीरीज देखता रहता हूँ। मुझे पता है जिस दिन लाइट बंद होगी वो मेरा आखिरी दिन होगा। अरे बाप रे। और उनके पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रखा है। उनके परिवार वालों ने ताबीज ले लेके अपने आप को बचा रखा है, लेकिन क्योंकि मनोज ने इस चीज को खोला था, तो मनोज आज भी उन सब चीजों से जूझ रहे हैं और हमारे सामने बैठ के बता रहे थे। और जो इंसान ये बोलते भाई मुझे तो अभी भी लग रहा है मेरे साइड में कोई बैठा है, उस टाइम पे हमारा कैमरा भी डिफोकस हो गया था। हालांकि डर डर सा लगता है। वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चला था कैमरा डिफोकस हो गया। तब भी सोच सोच के ऐसे लग जाता है कि डर रहे यार, ये क्या हो रहा है, ये कैसे। वो सामने इंसान बता रहा है ना कि अगर आपके यहाँ पे लाइट चलेगी मैं मर जाऊंगा। तो हमें तो यूं लग रहा था भाई ऐसी कौन सी चीज छेड़ दी इन्होंने कि 1 सेकंड के अंदर और हो जाएगा। और जब हम स्टडी कर रहे थे ना भाई इस बारे में, तो वहां पर ये चीज मेंशन थी कि जिनके पास इतनी पावर होती है कि इन माइक्रो मिली सेकेंड्स के अंदर वो आपको खत्म कर सकते हैं, आपको टच करते ही आपको भस्म कर देंगे वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो फायर से बने हुए हैं। और जिस तरीके से आपने एक रिवेंज के साथ उस चीज को खोल दिया, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जगह बात हो रही है, लेकिन ऐसे कोई तांत्रिक या सिद्ध पुरुष मिल नहीं रहे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए इस चीज से। मतलब कई जिन ऐसे हैं, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में प्रिंस सर वो बताया था कि एक जिन का केस था जहां आपके दादाजी के पास एक केस आया था, बिल्कुल, और दादाजी उस जिन को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हाँ, और वो शर्त हुई थी बस उनके बीच में एक। हाँ, तो वो शर्त वो जीत गए इसलिए वो बच गए। हाँ। बट वो जो जिन था उसने उनको माला माल किया हुआ था। मतलब जब तक वो उस लड़के के उनके बेटे, एक सरपंच थे उनके बेटे के साथ में था वो जिन, तो उसका कहता है कि मुझे इस लड़के के साथ रहने दो, मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और बाकी तुमको जो चाहिए, ना तुम्हें पैसे की कमी होगी, ना शोहरत की, ना किसी भी चीज की। तो खूब उनकी जमीनें थी, बढ़िया पैसा आता था। पर बोले कि हमारा तो एक ही बेटा है, हम तो नहीं चाहिए हमको पैसा, इसको अलग करो। तो फिर मेरे दादाजी ने उससे बात की, तो उन्होंने एक प्रोसेस किया। चैलेंज था एक कि भाई हनुमान जी की मूर्ति के सामने ऐसे दिया और फूल लेकर चलना है, अगर वो बुझ गया तो जिन जीतेगा, और नहीं बुझा तो वो जीत जाएंगे। तो भगवान की कृपा हुई, वो ये जीत गए। तो उसके बाद वो चला गया, लेकिन उसको जाने के बाद उनकी सारी जमीन बिक गई, बिल्कुल कंगाल हो गए, और वो लड़का भी पागल सा हो गया। हाँ, लेकिन जैसे आपने बताया था कि जिन इतना पावरफुल था वो कि हरा नहीं सकते थे उसे, तो जिनकी शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि काबू पा लेती हैं, और मायावी शक्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जिनकी जो सबसे खतरनाक एक पावर होती है ना, जो होते हैं इल्यूजन्स क्रिएट करना। मतलब आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल रियल है, और अगले ही सेकंड में सब कुछ गायब हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा ये क्या हुआ। तो ऐसी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, जिसमें एक जिन जो होता है वो इतने इल्यूजन्स क्रिएट करता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो ये कहानी एक लड़के की, इंडिया की नहीं, इंडिया से बाहर की है ये। तो लोकेशन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ आप यूएस साइड की मान सकते हो। तो एक लड़की थी सियारा, तो उसका 13th बर्थडे था ये। तो 13th बर्थडे जब उसका आया, तो जैसे कल उसका बर्थडे, तो उससे पहले, अच्छा उसके बर्थडे से करीबन शायद 6-8 महीने पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट के अंदर। उसके बाद से उसके फादर जो थे वो एक क्लोज जोन के अंदर चले गए थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी को मतलब इससे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बस अपनी बेटी का ध्यान रखते थे। टूट से गए थे अपनी वाइफ की डेथ के बाद। कुछ ना कुछ अपने स्टडी रूम के अंदर बैठकर पढ़ते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, आगे होके बात नहीं करते थे। उनसे बोलो कि हाँ डैड क्या चल रहा है, तो वो उसका जवाब दे देते थे, उससे ज्यादा उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो सियारा को बड़ा अजीब सा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया डैड को मदर की डेथ के बाद। वो भी समझती थी कि बहुत उनका अच्छा रिलेशन था, तो एक सदमा लगता है तो टाइम लगेगा। वो भी बड़ी मुश्किल से उस पेन से उबर पाई थी। तो ऐसी चीजें बातचीत चल रही थी। एक दिन अपने डैड के साथ बैठी कि डैड आप ऐसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। और तुमने बोला नहीं बेटा बस कुछ नहीं, अब तेरा बर्थडे आने वाला है 1-2 दिन के बाद। तो बोलते तो अच्छी बात है ना, तो खुशी की बात है। बोलते नहीं वो तो है ही, बट मैं थोड़ा अपने आप को कंपोज कर रहा हूँ। तो इस तरह स्पेस बना के रखा उन्होंने। फिर नेक्स्ट डे जो उसका बर्थडे था, उससे जस्ट 1 दिन पहले उन्होंने उससे कहा कि काम करते हैं हम लोगों का, इन लोगों ने मतलब बेसिकली आप जानते हो बाहर कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट के अंदर ये लोग अपने वो बनाते हैं। तो इनका वो फॉरेस्ट हट बना हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा था कि सेक्लूडेड प्लेस था। उसके जस्ट पीछे अगर आपको उसके स्ट्रक्चर बताऊं तो 2 फ्लोर का वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसमें नीचे हॉल था, 2 रूम नीचे थे, 1 रूम ऊपर था, ग्लास से बना हुआ पूरा हाउस था, और चारों तरफ एक बाउंड्री थी, और पीछे उसके लेक थी। तो बढ़िया इन्होंने अपने हॉलीडे हाउस टाइप का बना रखा था। तो ये लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसको अच्छा लगा। उसके फादर ने बोला कि, उसने कहा कि अब
ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसको पीछे छोड़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हम लोग वहाँ पे सब फैमिली एंजॉय करेंगे। तो ये दोनों डॉटर एंड फादर, और उधर इनके फादर का भाई था, उसका नाम था बार्नी। तो वो ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जिस दिन ये वहां पर पहुंचे उस दिन मौसम थोड़ा डार्क हो रखा था, बारिश वारिश का सीन था पूरा, तो जंगल बड़ा मस्त सीन था। वो लोग पहुंचे, अंदर गए, वहां पे सामान वगैरह सेट किया। उसके बाद इसके फादर जो थे एक बड़ा बक्सा लेकर गए थे उस दिन वहां पर। तो वहां पहुंचने के बाद, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सियारा की जो ना ट्रेनिंग किया करते थे शूटिंग की, हमेशा उसको ट्रेन करते थे शूट करने के लिए, तो अच्छी खासी उसको पिस्टल्स वगैरह सब चलाना आती थी। तो ये लोग पहुंचे, अब इंडिया में तो अलाउड नहीं होता, लेकिन बाहर आपको पता है यूएस वगैरह में तो लाइसेंस होती है सारी गन्स वगैरह। तो उन्होंने जो बॉक्स खोला तो उस बॉक्स के अंदर शॉर्ट गन्स थी, अम्यूनिशन थे, और मैगजीन्स वगैरह थी, बुलेट्स वगैरह थी। जैसे किसी वॉर फ्रंट पे आप जा रहे हो, उसको देख के लगा इतना सारा कैसे लेकर आए ये। तो उसने पूछा कि डैड ये सब क्या है? तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा हंटिंग वगैरह पे भी चलेंगे। तो उसको लगा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बॉक्स था, वो बक्सा निकाला, उस बक्से में उन्होंने चीजें निकालना शुरू की। तो उन्होंने क्या कर रखा था, लकड़ी के तने जो होते हैं पेड़ के मोटे मोटे, वो अरेंज कर रखे थे। तो घर की जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री पे ऐसे पूरा फ्रंट बाउंड्री के ऊपर उन्होंने 1 स्टॉम्प, 2 स्टॉम्प, 3 स्टॉम्प, 3-4 स्टॉम्प लगा दिए पूरे। और उसके बाद उन्होंने एक चद्दर निकाली वाइट। तो इसे ना लंबी चद्दर, चौड़ी नहीं होती, लंबी एक जैसे दुपट्टा टाइप होता है वैसा। तो उसके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था, बहुत पूरा व्हाइट कलर का था, और ब्लैक से अरेबिक में पूरा लाइन 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 लिखी हुई थी। वो सारी उन्होंने कील से उन लकड़ी के तनों के ऊपर ठोक दी वहां पर। ये फैमिली कैसी थी? अरेबिक फैमिली थी या नहीं, ये नॉर्मल क्रिश्चियन क्रिश्चियन फैमिली फैमिली थी? नॉर्मल क्रिश्चियन फैमिली थी ये। और मतलब इनका कुछ लेना देना नहीं था इन सब चीजों से। तो बट वो सब उन्होंने किया। वो करने के बाद अब सियारा को समझना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो देख रही थी बस कि सब कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने फेंसिंग की पूरी वायर के साथ, जो कटीले तार होते हैं, पूरे घर को कवर किया उससे, और पीछे वाला लेक वाला हिस्सा छोड़ दिया। तो उसने आके पूछा कि डैड ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये सब आप इतना प्रोटेक्शन क्यों कर? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई जानवर वानवर नहीं आ जाए इसलिए। तो उसको पता नहीं था कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है उसकी लाइफ का, जो शायद सियारा को अभी तक पता नहीं था, और उसी की वजह से वो लोग वहां पर इन चीजों को कर रहे थे। फिर बार्नी आता है। बार्नी, ये फादर और ये सियारा तीनों अंदर बैठते हैं। तो सियारा उन दोनों को खुसफुसाते हुए बात करते हुए सुनती है बार बार। अब वो जैसे ही सियारा वहां पे पहुंचती है, वो दोनों चुप हो जाते हैं। तो उसको लग रहा था कि कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं, और ये जान मतलब जो मैं नहीं जानना चाह, मतलब मुझे नहीं पता लगना चाहिए। वो पूछती भी है बट उससे कुछ नहीं बताते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती है। फिर रात को खाना वाना खा, अच्छा टाइम बारिश बहुत हुई थी। जैसे ये लोग अंदर पहुंचे, बहुत तेज बारिश हुई। जब बारिश बंद हुई तो सियारा थोड़ा बाहर घूमने गई। बाहर घूम के वापस आई तो इधर से उसने बार्नी को बोलते हुए सुना अपने भाई से कि तुमको सियारा को सब कुछ बता देना चाहिए, तुम कब तक इन चीजों को छुपाओगे, उसको पता होना चाहिए। तो उसकी बात सियारा ने सुन ली। तो सियारा ने पूछा कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, आप लोग मुझे बताओ तो सही कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद बोला नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो तो मैं और बार्नी से डिस्कशन कर रहे थे, और सही टाइम आने पर हम तुमको भी सब कुछ बता देंगे। अब बार्नी बताना चाहता था बट उसके भाई ने उसको रोक दिया था। तो नेक्स्ट डे इसका बर्थडे था। अब रात को, और ये कितने साल की होने वाली थी? 13 साल की। 13 साल की। 13 साल की। तो रात को सियारा सो रही थी। तो सोते सोते उसको एक ड्रीम आता है। उसको ड्रीम क्या आता है कि उसकी मदर जो है, मतलब वो इसी जंगल के अंदर वो जा रही है। उसकी मदर देखी, मतलब मदर नहीं, उसको कोई कॉलिंग आई, उसकी वजह से वो जंगल को एक्सप्लोर कर रही थी। थोड़ा डार्कनेस थी। जाते जाते उसे अपनी मदर की लाश दिखाई देती है, और वो लाश जो थी वो बुरी तरह सड़ रही थी, डिकम्पोज हो रही थी। और उसके लिए वो ड्रीम जो था वो इतना रियल था कि वो एक बार चौंक के उठ गई, घबरा के उसने चारों तरफ देखा तो समझ में आया कि उसका ये सिर्फ ड्रीम था। बड़ी मुश्किल से वो रात को वापस से सोई। सुबह वो उठती है, और उठकर वो सोचती है कि यार रात का वो सपना कैसा था। बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी उस सपने से, क्योंकि अभी 6-8 महीने पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी। जब मैं बता दूं, उसकी जब मदर की डेथ हुई थी तो उसकी मदर की डेड बॉडी को भी नहीं देख पाई थी, उसे देखने नहीं दिया गया था। उसे बोल दिया था कि बहुत ज्यादा मतलब एक्सीडेंट के अंदर बॉडी वो हो गई है, तो उसको दिखाया नहीं गया था। तो ये भी उसके मन में एक था कि मैं अपनी लास्ट मोमेंट पे अपनी मदर को नहीं देख पाई थी। सुबह वो उठती है। अच्छा, ये जो मैं आपको बताता ना, उन्होंने सारा सेटअप किया था। तो इन्होंने साफ साफ सियारा को बोल दिया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हें ना इस पेरिफेरी से बाहर नहीं निकलना है। ये जो बाउंड्री हमने बनाई है, तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलना है। जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तुम यहीं पर रहोगी। तो उसको लगा था कि इसे रेस्ट्रिक्टिव क्यों किया गया है, बट उन्होंने बोला कि तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तुमको ये करना है बस। तो सुबह उठती है। सुबह उठ के धूप खिली हुई थी, वो बाहर जाती है। तो जैसे वो बाहर जाती है तो एकदम से सामने उसको कोई दिखाई देता है।
तो धूप थी, आँख बाहर निकली, उसने हाथ किया तो देखा उसकी मदर सामने जंगल में घूम रही थी इधर से उधर, हँसते-खेलते। उसे लगा कि मेरी मदर सामने आ गई है और वो इतना रियल था उसके लिए। फिर जैसे ही उसकी मदर घूमती है, उसकी तरफ उनकी नज़र मिलती है तो उसको अपने पास बुलाती है, जैसे अपनी बेटी को पास में बुलाती है। तो उस अट्रैक्शन से वो उस बाउंड्री को क्रॉस ही करने वाली थी, तभी उसके कंधे पर एक हाथ रखता है और हाथ जैसे आता है, घूम के देखते हैं तो उसके फादर पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं, "तुम कहाँ जा रही हो?" तो वो भी एकदम से होश में आती है, सामने देखती है तो उसकी मदर वगैरह कोई भी नहीं थी। तो वो बोलती है अपने फादर से कि मुझे सामने मॉम दिखाई दी थी। तो बोलते हैं, तुम्हें मॉम कैसे दिखाई दे सकती है? बोलती नहीं, बिल्कुल मेरे सामने थी, बिल्कुल रियल वो घूम रही थी। तो उसके फादर को समझ में आ गया था कि अब वो टाइम आ गया है कि सियारा को सब कुछ बताना पड़ेगा। तो वो अंकल बार्नी और तीनों अंदर जाके बैठे और उन्होंने सियारा से बोला कि सियारा देखो, आज मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो जिसको जानकर शायद हो सकता है कि तुम मुझे गलत समझो, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी मदर की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी? बोलती हाँ। बोले तुम्हारी मदर की डेथ कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, तुम्हारी मदर का मर्डर हुआ था। तो शॉक्ड होगी, मर्डर हुआ था? बोलती हाँ। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर किस फेज से गुजरी थी अपनी लाइफ में? अल्कोहलिक थी, ड्रग्स लेती थी और लाइफ की बहुत लोअर पॉइंट पर वो थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को एंड करना चाहती थी। उसके लिए वो एक रिवर ब्रिज पर गई, वहां पर जाकर वो जो रेलिंग्स होती हैं उन रेलिंग्स के ऊपर बस वो जंप करने के लिए खड़ी हुई थी कि देखो पता नहीं कहाँ से एक आदमी निकल कर आता है उस ब्रिज पर और वो उससे बात करता है। तो उससे पूछता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो? तो वो बोलती है कि मेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है, मैं बहुत परेशान हूँ, लोन्स हैं, ये है, ड्रग्स वगैरह सब कुछ मैं करती हूँ। तो लाइफ वो जो आदमी था वो उसको एक ऑप्शन देता है, उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दूं तो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ट्रैक पे ला दूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए सही होगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो बोलती है क्या बात? तो बोलते है कि जब तुम्हारे पहली संतान होगी, फर्स्ट बेबी जो भी होगा, उसके 13th बर्थडे पे तुम मुझे उसे दे दोगे। तो उस टाइम पर उसने इतना दिमाग नहीं चलाया था। उसने ये था कि ठीक है, मेरी लाइफ सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं लाइफ को एंड करने जा रही हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। तो उसने उस टाइम पर उससे वो डील कर ली और उसके बाद धीरे-धीरे तुम्हारी मॉम की लाइफ ट्रैक पर आई, वो मुझसे मिली, हमारी शादी हुई, उसके बाद तुम हुई और कल तुम्हारा 13th बर्थडे है। तो तुम्हारे 13th बर्थडे से करीबन अभी 6-8 महीने पहले, मतलब बाद में भी वो उससे कम्युनिकेट करता था। तो वो कोई और नहीं था, वो एक जिन था और उस जिन ने तुम्हारी मदर के साथ एक डील की थी। तो उसने अपनी डील का पूरा पार्ट प्ले किया। लेकिन जब तुम्हारी मदर का डील का पार्ट प्ले करने का टाइम आया, तो तुमसे तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई और उसे लगा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को तो नहीं दूँगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लूँगी जिससे मैं इस जिन से अपनी बेटी को बचा सकती हूँ। और जब वो आया उससे बात करने कि भई अब तुम्हारी डील का समय आ रहा है, तो तुम्हारी मदर जो थी वो तुम्हारी अपनी डील से मुकर गई। इससे वो बहुत गुस्सा हुआ और इस वज़ह से उस जिन ने तुम्हारी मदर को मार दिया। अब ये सुनकर सियरा शॉक थी कि उसे तो आज तक यही लगता था कि उसकी मदर की एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो उसको भी रोने लगी बहुत, उसको सेटल किया थोड़ा बहुत, सेटल करने के बाद बोला उससे कि बेटा ये तो सिर्फ़ इस लड़ाई की शुरुआत है। अगर तुम अभी टूट जाओगी तो बहुत मुश्किल है। मैं और तुम्हारे अंकल बार्नी चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें इस चीज़ से बचा के रहेंगे। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं तुम्हें उस चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली और बहुत अच्छे से फ़ॉलो करना होगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो सब कुछ हमने किया है तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो व्हाइट चादर तुमको दिख रही है, जो तना है लकड़ी का, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये ये जिन उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं ये। इस बाउंड्री के बाहर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करके वो नहीं आ सकता। वो तभी इस बाउंड्री के अंदर आ सकता है जब हम तीनों में से कोई या तो उसे लेकर आ रहा है या फिर कनेक्टेड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तुम्हारे सामने ऐसी-ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ के चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मरने वाला हूँ, अंकल बार्नी मरने वाले हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि सामने जो चल रहा है वो सही है या फिर गलत है। तुम एब्रप्ट डिसीजंस नहीं ले सकती हो। फिर उन्होंने उसी बॉक्स में से उसको एक तालिस्मान निकाल के दिया। तालिस्मान बेसिकली एक मेडेलियन होता है, ताबीज़ आप उसे बोल सकते हो। उसपे भी अरेबियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और वो तालिस्मान उन्होंने उसको पहना दिया और उससे कहा कि गलती से भी तुम्हें इसको नहीं उतारना है। ये तालिस्मान जब तक तुम्हारे गले में है, वो तुम्हारे आस-पास भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर तुमने तालिस्मान वो जब तुम्हारे आमने-सामने है और तालिस्मान उतार दिया, तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो इस तरह से उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस बताए गए और उसके बाद ये लोग सब सेटल हुए वापस से। अभी नेक्स्ट डे
रात की बात है, इसी रात की बात है जब इसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया इन्होंने 12 बजे, और उसके बाद सब लोग सोने चले गए। तो अब आप जानते हो इंडिया में तो चलो सब लोग एक ही रूम में सो जाते हैं, पर यहाँ नहीं सोते, बचपन से आदत अलग होती है, तो सब अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। रात को उसे रात के शायद 1-2 बजे के आसपास का टाइम होगा, तो उसे किसी लेडी के रोने की आवाज आती है बाहर से, घर के बाहर से। तो उस आवाज से उसकी आंख खुलती है, तो वो लेडी चिल्ला रही थी कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मैं इस जंगल में ट्रैप हो गई हूँ। तो उसने देखा अपनी विंडो से, तो सामने घर के बाहर एक लेडी खड़ी हुई थी, जो एंट्रेंस होती है वो अंदर नहीं आ रही थी, और वहीं से खड़ी चिल्ला रही थी कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, और मुझे इस जंगल से बाहर निकालो, मुझे मार देंगे। वो सोचती मैं क्या करूं, तो भाग के नीचे जाती है, नीचे आके देखती है तो उसके फादर और उसके जो अंकल थे दोनों के डोर बंद थे। वो उनके डोर को नॉक करती, आवाज लगाती कि डैड बाहर कोई है, उसकी हेल्प कर दो, डैड कोई है, अंकल बाहर नहीं, उठो हेल्प कर दो उसकी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो पता नहीं कितनी गहरी नींद के अंदर थे कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, और उधर से वो आवाज बार बार उसकी तरफ आ रही थी। अब आप समझ सकते हो 13 साल की बच्ची है, बार बार जब कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और वो गेट खोला उसने उसका अपने जो मेन डोर था, और गेट खोल के देखा तो वो लेडी वहां बाहर खड़ी हुई थी, और उसको देख के वो और ज्यादा उसको पुल करने लग गई, और ज्यादा एक्ट करने लग गई कि मैं बहुत उसमें हूँ। और वो जैसे वो एक कदम बाहर बढ़ने लगते एकदम से वापस उसके फादर चिल्लाते कि सियारा। वो घूमती है, वापस से एकदम सारा रिलीजन खत्म होता है, सामने कोई था ही नहीं। वो पीछे घूम के देखती है तो उसके फादर और अंकल बारनी दोनों खड़े हुए थे। बोलते तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि वो लेडी बाहर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मैं उसकी हेल्प करने जा रही थी। बोले कौन लेडी? तो भी घूम के देखती है, वहां कोई नहीं था। तो बोलती कि तुमको हमने मना किया ना, तो कहीं नहीं जाना है। तो बोलते लेकिन वो बहुत देर से चिल्ला रही थी। तो बोले तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तो बोलती कि मैं जाने कब से आपका गेट नॉक कर रही हूँ, आप लोग उठ ही नहीं रहे हो। तो तुम गेट नॉक कैसे करोगी, हमारा गेट तो खुला हुआ है, हमने गेट बंद ही नहीं किया है। तो जो डोर थे उनके रूम्स के वो खुले हुए थे, और वो जो इल्यूजन क्रिएट हुआ कि डोर्स बंद है, वो नॉक कर रही है, वो आवाज उनके पास जा ही नहीं रही है। एनी हाउ वो भी जो था सब इल्यूजन था। उसका पर्पस ये था कि कैसे भी करके सियारा बस वहां से बाहर आ जाए, फिर उसको वो लेके निकल जाएगा। फिर उसको बिठा के वापस समझाया कि देखो ऐसा हर बार होगा, तुमको हर इंसिडेंट को बहुत अच्छे से नाप तोल कर सोच कर ये समझ के चलना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि तुम्हारी एक गलती हमारे सारे एफर्ट्स पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारी जान ले जा सकती है। फिर वो बैठी, उसको समझ में आया कि ये भी था। अब वो भी थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लिया करती थी। नेक्स्ट डे फिर से सुबह हुई तो इसको शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई इसके फादर ने। तो शूटिंग वगैरह प्रैक्टिस हुई, इसने अच्छे से शूट वगैरह किया। फिर उसके बाद इनके पीछे एक बोट थी, लेक पे बोट लगा रखी थी। तो बेसिकली वो उसको ट्रेन करने के लिए लेकर आए थे कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी वो यहाँ से निकल जाए। तो उसके फादर ने कहा देखो ये बोट है, अंकल बार्नी भी तुम्हें बोट चलाना सिखाएंगे, ठीक है, तुम इसको बहुत अच्छे से सीखना, और इन एनी केस यहाँ पर कुछ भी होता है, इन केस मुझे या तुम्हारे अंकल को कुछ भी हो जाता है, तो तुम ये लेक क्रॉस करके उस साइड जो घर है वहां पे चले जाना। वहां पे तुम्हें उनके दोस्त का एक और फार्म हाउस वगैरह कुछ था, वहां पे तुम्हें आंट लिली मिलेगी, जो कि बार्नी की वाइफ थी। वो तुम्हें संभाल लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तुम्हें लियम के पास ले जाएगी। तो बोलते लियम कौन है? तो बोलते हैं कि लियम हमारा फ्रेंड है जो हमें इन सारी प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहा है, ये मेडिलियन। अच्छा एक और चीज थी, उन्होंने उसको एक खंजर दिखाया था। वो खंजर पे भी कवर के ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था, बहुत शार्प खंजर था। उन्होंने उसको वो भी दिखाया और कहा कि देखो ये खंजर, ये सारा जो वाइट अरेबिक वाली चादर है, सब लियम ने हमें प्रोवाइड करवाया। लियम को इस चीज में बहुत नॉलेज है, और उसी की वजह से हमें इतनी हिम्मत है कि हम उस जिन से फाइट कर सकते हैं। तो बेटा तुम चिंता मत करो, हम अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी उससे लड़ेंगे और तुझे बचाएंगे, तुझे कुछ भी नहीं देंगे, बट तुझे हम पे ट्रस्ट करना होगा और जो हम कह रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके बाद अंकल बार्नी उसको बोट चलाना सिखाते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, वो उसको लेक में नहीं लेकर जा सकते, और रिस्क था वो भी, क्योंकि वो लेक में भी उसको नहीं छोड़ता। आधे घंटे के पूरे लेक्चर के बाद वो सब कुछ समझ लेती है क्या क्या करना होगा, क्रिटिकल सिचुएशन तब आएगी। उसके बाद उससे बोलते कि अब तुम अपने रूम में चली जाओ, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। तो इनके जो रूम्स बने होते हैं ना, प्रॉपर ग्लासेस होते हैं, सब कुछ बाहर अंदर बाहर दिखता है। तो वहां जाके बैठ गई। नीचे उसके फादर जो थे वो अपने रूम में बैठकर कुछ पढ़ रहे थे, और वो अपने रूम में चली गई और थोड़ा से कुछ काम वाम करके उसकी नजर पड़ी बोट के ऊपर। तो उसको अंकल बार्नी दिखते हैं। तो लकड़ी का वो बना हुआ होता है प्लेटफॉर्म, जिससे बोट पे आप चढ़ते हो। तो उसके अंकल जो थे उनका सिर पानी में था, पैर प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, और उन्होंने अपने हाथ से प्लेटफॉर्म को पकड़ा होता है, लग रहा था कोई उनको अंदर खींच रहा है पानी को। अब वो जैसे वो देखती हो चिल्लाना शुरू करती है बहुत तेज तेज की, डैड अंकल को बचाओ, डैड अंकल को बचाओ। लेकिन डैड को कोई आवाज ही नहीं आ रही है। बहुत देर आवाज देने के बाद भी जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, उधर सामने उसके सामने सीन चल रहा है, उसे अंकल धीरे धीरे पानी के अंदर जाते आ रहे हैं। वो कुछ नहीं सोचती, वो सीधा भाग के जाती है और जाकर उसके अंकल बार्नी के पास पहुंचती है।
वहां पर जाकर वो उनको ऊपर खींचती है, मतलब लास्ट अगर वो नहीं पहुंचते शायद वो पानी के अंदर चले जाते, तो वो खींच के वो बाहर निकालती है और पूछते कि आप ही क्या कर रहे थे? तो बोलते कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे कोई पानी के अंदर खींच रहा था। तो बोले कौन खींच रहा था? बोले तुम्हारे जाने के बाद मैं काम कर रहा था कि तभी मुझे लिली की आवाज आती है, लिली जो उसकी वाइफ थी। तो मैंने देखा लिली की आवाज आ रही है लेकिन बहुत बहुत दबी हुई साउंड आ रही थी। तभी मेरी नजर पानी के अंदर गई तो मुझे अंदर पानी की लिली दिखाई दी और वो मतलब ऐसा था कि वो मुझे बुला रही है। तो जैसे मैंने अपना हाथ अंदर किया उसने एकदम से पकड़ के मुझे खींच लिया और मुझे अंदर खींचना शुरू किया। और तब मुझे समझ में आ गया कि लिली नहीं है, ये उस जिन्न का इल्यूजन है जो मुझे यहाँ से हटाना चाह रहा है। वैसे तो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। वैसे बातचीत कर रहे थे कि तभी उधर से एक फायर शॉट, मतलब गन का शॉट आता है। गन का शॉट दोनों उधर देखते हैं, उधर से उसके फादर जो थे वो घर से भागते हुए बाहर निकल रहे थे। और बाहर जब वो निकल रहे थे तो इधर से ये आवाज लगाती कि डैड कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते उसको रोको। अच्छा, वो भागते हुए जाते अपने डैड को आवाज देते पर डैड को आवाज ही नहीं आ रही। वो फटाफट से उस वायरिंग को ऊपर करते हैं, उसके नीचे से निकलते हैं और जब तक सियारा दौड़ के वहां पहुंचती है वो जंगल के एज पर जा चुके थे। और जाते आते सियारा को दिखाई देता है कि उसके फादर के सामने भी एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था। सियारा को जंगल में सियारा ही भागती हुई दिखाई रही थी। मतलब उसे हाँ। लग रहा था कि मैं ही जंगल में जा रही हूँ। तो उधर एक इल्यूजन क्रिएट किया, उधर उसके फादर के लिए इल्यूजन क्रिएट किया कि सियारा किसी वजह से उस सेफ्टी नेट को तोड़ के बाहर निकल गई और अब जिन उसे ले जाएगा। तो वो उसके पीछे भागते हैं वहां पर और वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, इधर वापस बारनी भागता हुआ आता है, बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे फादर को, तुम चिंता मत करो। तो बारनी अपनी शॉर्ट गन वगैरह निकालता है, वो भी उससे निकलता है और वहां सियारा जो है अपने रूम में जाकर, रूम में क्या मतलब वहां जाके बैठ जाती है और उनका वेट करती रहती है। करीबन आधे घंटे के प्रोसेस के बाद उसके फादर आते हैं वहां पे भागते हुए। तो अपने फादर को दूर से देखते हुए फटाफट बाहर आती है और वो जो बाउंड्री थी वहां पे आके खड़ी हो जाती है। तो उसके फादर आके बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तो बोलते हैं कि हाँ डैड, आप जब जा रहे थे मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि मैं तो यहीं पर हूँ। बोले मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आई, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं जा रहा था? बोले मैं आपको बहुत आवाज दे रही थी बट आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो बोलता है कि हाँ मुझे तो तुम अंदर जंगल में जाती हुई दिखाई दी और मुझे ऐसा लगा कि उस जिन्न ने कोई इल्यूजन क्रिएट करके तुमको वहां से बाहर निकाल लिया है और तुम्हें बचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए मैं जंगल के अंदर चला गया। लेकिन वहां जाकर अच्छा, इसके जो फादर आए थे उनकी हालत ऐसी थी, बढ़िया से तोड़ मरोड़ के भेजा है किसी ने, बढ़िया पिटाई की उनकी। तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं अंदर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि एक इल्यूजन था और फिर उस जिन्न ने मेरी ये हालत कर दी, कपड़े भी फटे हुए थे, जख्म हो रखे थे उनको। तो उसने बोला कि लेकिन अंकल बारनी भी आपके पीछे गए। तो बोलते क्या बारनी भी गया है? तो बोलते कि हाँ जैसे आप गए मैंने उनको बोला वो भी आपके पीछे निकल गए। तो बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं बारनी को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, ये तालिस्मान मुझे दे दो। तो उसने तालिस्मान जैसे ही मांगा तो उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि उसके फादर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तालिस्मान तुम्हें किसी को नहीं देना है। तो उन्होंने वो खंजर दिखाते हुए कहा कि देखो ये खंजर तो मेरे पास है, बस तुम ये तालिस्मान और मुझे दे दो, फिर मैं उस जिन को छोड़ूंगा नहीं। तो उनके इतना बोलते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, मेरे फादर कभी मुझसे तालिस्मान वापस नहीं मांग सकते थे। तो जैसे ही हुआ तो वो जिन वापस से उसके फादर की फॉर्म में चला। तो बोलता कि तुम मुझे तालिस्मान दोगे या नहीं दोगी? तो बोलती मैं तुमको नहीं दूंगी। बोलते कब तक तुम मुझसे बच लोगी? तो बेसिकली वो भी उसके फादर नहीं थे, वो भी इल्यूजन था कि उसके फादर हैं। इतना बोल के फिर वापस से वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके जो रियल जो फादर थे वो वहां पर आते हैं और वो उससे बात करते तो बोलते कि इस तरह से वो आया था। और तो उसने बोला कि तुम तो ठीक हो ना, तुम बाहर तो नहीं निकली? बोलते नहीं नहीं, उसने मुझसे तालिस्मान मांगा, मैं तभी समझ गई थी कि वो नहीं है। फिर बोलते लेकिन अंकल बारनी अभी तक नहीं आए। तो बोलते कि तुम चिंता मत करो, बारनी आ जाएगा, बारनी की चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है, बारनी कैपेबल है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तो अब चीजें ड्रामेटिक होने वाली है, बहुत अलग लेवल पे जाने वाली। तो वो उसके फादर उसको लेते हैं अपने साथ में और कैबिन के अंदर जाने लगते हैं। तो जैसे ही वो कैबिन के ऊपर स्टेप करते हैं, पहले स्टेप पर पैर रखते हैं, एकदम से एक बहुत तेज रोर की आवाज आती है, बहुत तेज चिल्लाने की। तो फादर वापस आ गए हैं? पहले एक शॉट, हाँ पहले एक गन शॉट की आवाज आती है। मतलब जब वो उसको समझा दिया कि भाई बारनी अपने आप आ जाएगा, बारनी की चिंता मत करो। करेक्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं दोनों भाइयों की जो बेल्ट वगैरह थी, मतलब 6 फीट 6, मतलब 6 के ऊपर इनकी हाइट थी। अच्छा हट्टे कट्टे थे। हाँ बढ़िया, मतलब आप जो रॉक है ना उधर रॉक टाइप से ऐसे हाँ, बढ़िया बॉडी बॉडी बनी हुई। अपने यहाँ के थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं इसलिए। तो बेसिकली उसको लेकर अंदर जाने लगा और एकदम से पहले गन शॉट की आवाज आती है और गन शॉट की आवाज के बाद एकदम से एक रोर आती है, जैसे एक शेर अपने शिकार को मारने के बाद या ओपोनेंट को मारने के बाद दहाड़ता है ना ऐसे। और वो घूम के देखते हैं, दहाड़ के साथ साथ पूरे जंगल से पक्षी उड़ना शुरू करते हैं। तो समझ गए थे कि इल्यूजन नहीं है। दोनों घबरा जाते हैं बुरी तरह से
वो कुछ सोच पाते, फिर दोबारा से वो एक और बार वही दहाड़ने की आवाज आती है, और इस बार वो ऐसा लगता है कि कोई दहाड़ता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा है। तो उसके फादर समझ जाते हैं कि क्या है, तो उसको फटाफट से बोलते हैं सियारा को तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके छुप जाओ, और जब तक मैं नहीं बोलूं बाहर नहीं निकलना। तो उसके फादर की बात सुनकर वो चली जाती है ऊपर और छुप जाती है एक जगह पर, और विंडो के पर्दे से ऐसे आंख उठाकर खोलकर देख रही होती है। उस टाइम उस एंगल से उसको सिर्फ उसके फादर और उसके एक्सप्रेशन ही दिख रहे थे। उसके फादर, वो दहाड़ की आवाज आ रही थी और साथ में उसके फादर की आंखें खुलती आ रही थी, सामने को दिख रहा है। उन्होंने अपने ऐसे गन को सामने कर लिया। अब सियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको लगा कि कुछ नहीं है, मैं तो जा रही हूँ नीचे। तो उतर के वो सीधा नीचे आती है, कैबिन का गेट खुलती है और सामने देखती है। लाइफ में पहली बार वो उस जिन को देख रही थी। वो अपनी फुल फॉर्म के अंदर था, करीबन 6.5-7 फीट के आसपास उसकी लंबी सी हाइट थी। शरीर उसका काला था और शरीर पर अलग जगह पे कट्स लगे हुए थे, जिससे उसका जो मांस होता है, फ्लैश, वो अलग से दिख रहा था। उसके आईब्रोज नहीं थी, लिप्स नहीं थे ऊपर, जैसे हमारे तो लिप्स कवर करने, दांत को करने, लिप्स नहीं थे, सीधे उसके दांत दिख रहे थे, नुकीले नुकीले, और बहुत खतरनाक और फियर्स फॉर्म के अंदर वो था और बढ़े जा रहा था इनके कैबिन की तरफ। उसके एक हाथ में शॉटगन थी और एक हाथ से वो कुछ ड्रैग करते हुए ला रहा था, और जिसको वो ड्रैग करते हुए ला रहा था वो अंकल बार्नी की डेड बॉडी थी। तो उसको देखते ही आधा तो वो सियारा वैसे ही टूट गई, और उसके फादर वहां बिल्कुल तैयार थे, वो गन उसको लेकर, शॉटगन को लेकर। वो आता और झटके से एक हाथ से उस बॉडी को फेंकता है, तो जो टी स्टॉम्प्स थे जो उन्होंने फेंस बना रखी थी, वो सब टूटते हुए वो सब साइड में हो जाता है, और वहां से उसका एंट्री गेट बनता है। वो फेंस टूट जाती है। फेंस टूट जाती है। फेंस टूटते उसके फादर शॉटगन उठाते हैं, और इतने में तो वो उसके हाथ में जो शॉटगन थी उससे उसके फादर के हाथ पे मारता है बहुत तेज। वो नीचे गिरते हैं दर्द के मारे, और वो आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ भी हो, उनको अपनी बेटी को तो बचाना था, तो वापस से उठते हैं और उठ के सीधा उस जिन के ऊपर चार्ज करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। अब दोनों लड़ रहे हैं, इधर सियारा देख रही कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो पावरफुल तो था ही वो जिन, लेकिन उसके फादर भी ठीक ठाक उसमें थे, तो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल से लड़ाई चल रही थी। अब जमीन के ऊपर लौट रहे हैं और सियारा सोच रही वो क्या करे क्या नहीं करे। तभी वो एक पत्थर उठाती नुकीला सा, और वो वेट करती है अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए। तो हो क्या रहा था कि वो जो जिन था वो उसके फादर को नीचे जमीन पे बिठा के, अच्छा, ये जो इनकी लड़ाई हो रही थी इसमें एक बार वो जो जिन था वो टी स्टॉम्प पर टच कर गया था, जिसको वो रखे हुए थे ना तने, जो तो टच करते ही वो लगा जल गया, उसे वापस से वहां से हटा और फिर उसके फादर से लड़ने बैठ गया। अब अल्टीमेटली पावरफुल तो था ही वो जिन, तो बैठा उसके फादर को दबा के और उनके स्कल को ऐसे उसने प्रेस करना शुरू किया, जैसे आप तरबूज को फोड़ देते हो ना दम लगा के, ऐसे उसके स्कल के ऊपर लगा रहा था। और सियारा उसको सामने देख रही थी और सोच रही थी कि अगर वो कुछ नहीं करेगी अब तो उसके फादर की डेथ उसकी आंखों के सामने हो जाएगी। वो हिम्मत करके जाती है और जो जिन उसके ऊपर बैठा होता है उसके यहाँ पर सीधा सिर के ऊपर उस नुकीले पत्थर को घोंप देती है ऐसे कैसे, से सिर के अंदर वो घुसता है, वो बहुत तेज दर्द से चिल्लाता है। वो वापस से उसको पत्थर निकालती है, फिर एक और बार उसमें घोंपती है, तो दर्द से वो जिन चिल्ला रहा होता है। तभी उसके फादर को मौका मिलता है, उनके पास वो डैगर था, वो खंजर, वो निकालते हैं और सीधा उसके पेट में डालते हैं। पेट एक बार फाड़ते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पेट में डालते हैं, फिर पेट फाड़ते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो कराते कराते जिन उसके फादर के ऊपर गिर जाता है। उसकी बॉडी को अलग पटकते हैं, खड़े होते हैं, सियारा के पास जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को देखते हुए बोलते हैं कि, मतलब सियारा को लग गया था कि चलो फाइनली उसकी जो उसका डर था लाइफ का वो खत्म हुआ। तो वो बोलती है कि अपने फादर से कि क्या ये वाकई में मर गया है? तो बोलते हैं हाँ देखो ये तो मेरे सामने ही पड़ा है, ये मर गया है। बोले इल्यूजन तो नहीं है? बोले नहीं नहीं कोई इल्यूजन नहीं है, ये वो खंजर है जिसको हार्म कर सकता था और इसी से मैंने इसको मारा है। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो दोनों के दोनों गले लगते हैं, उसको समझाता है, अपनी बेटी को संभालता है। वो रो रही होती है कि अंकल बार्नी की डेथ हो गई है सब। तो ऐसे ही कंसोल करके वो लोग खुश भी हो रहे होते हैं कि चलो लाइफ का उनका सबसे बड़ा पार्ट खत्म हो गया। आज उसके फादर ने उसको बचा लिया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था बचपन से लेकर अब तक। अब यही सब चल रहा था कि तभी अचानक से उनको किसी की हंसने की आवाज आती है। वो पीछे जिनकी बॉडी की तरफ देखते तो बॉडी अब भी वैसी की वैसी लाइफलेस पड़ी हुई थी। फिर से उनको हंसने की आवाज आती है, तो दूसरी तरफ देखते हैं तो जो अंकल बार्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो खड़ी होती है। उसके यहाँ पे शॉटगन से छेद होता है पूरा का पूरा, लेकिन वो खड़ी होती है और खड़े होकर वो वापस से हंसता है और बोलता है, क्यों सियारा, कैसा लगा मेरा गेम? देखा तुमने, मैंने जो इल्यूजन क्रिएट किया उससे भाई ने भाई की जान ले ली। इसे लग रहा था कि ये मुझे मार रहा है, लेकिन इसने अपने भाई को ही मार दिया है। तो ये भी उसका पूरा इल्यूजन था। वो जो बॉडी फेंकी थी वो बार्नी की नहीं थी, बार्नी तो जिनकी फॉर्म में था। वो जो लड़ाई चल रही थी इसके फादर की और बार्नी की चल रही थी, और उसने उसको मार दिया था। देख के दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। वो कर भी क्या सकते थे, उसको उसके फादर को भी लगता है उसने अपने भाई को ही मार दिया उसके इल्यूजन में फंस कर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन उसने क्रिएट किया था। फिर उसके बाद वो बोलता है, देखो अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मेरे साथ चुपचाप आ जाओ तो मैं तुम्हारे फादर को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। इतना कहते उसके फादर फिर से गुस्से में आते हैं कि तू मेरी बेटी को मेरे सामने तो ले नहीं सकता और तुझे मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। और फिर वापस से उसके ऊपर चार्ज करते हैं और फिर से इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। तो
दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। जिन तो पावरफुल था ही, वो उसके फादर के ऊपर बिल्कुल बैठ जाता है। और इस बार जो सियारा थी, उसको साफ साफ दिखता है उसके फादर इस बार लूजिंग एंड के ऊपर है। तो बैठता है और वही खंजर जो था जिससे उसने थोड़ी देर पहले उसको मारा था, उसी खंजर से वो उसके फादर के पेट में उस खंजर को घोंपता है 2-3 बार। तो 2-3 बार घूमने के बाद उसकी जो डॉटर थी, अब इतने में ही वो भी क्या करती है कि अब फादर को हेल्प करने के लिए, जो उसको समझ में आ गया था कि पिछली बार जो लड़ाई हो रही थी और वो टी स्टॉर्म से वो टच हुआ था, तब वो एकदम से वो तो उसको लगा इसमें बहुत पावर है। और वो छोटा मोटा तना था, बड़ा तना था, जो 2 बड़े-बड़े लोगों ने ना बताया, दोनों भाइयों ने रखा था। वो 13 साल की बच्ची उसको उठा तो नहीं सकती थी, वो कैसे भी हिम्मत करके लुढ़का कर उसको तने को उनकी तरफ ले जाने लगती है। इधर जिस तरफ से वो ला रही थी, उधर उस जिन की बैक थी और उसके फादर उसको दिख रहे थे साफ साफ। तो उसने 2-3 बार से खंजर घोंपा तो उसके फादर के मुंह से खून आना शुरू हो गया और उनका आई कांटेक्ट हुआ सियारा से। वो देख रहे थे कि सियारा क्या कर रही है और लास्ट उन्होंने उसकी तरफ एक स्माइल दी। ये वैसी स्माइल थी जब एक फादर इंश्योर करता है अपनी बेटी को कि तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तो उनका आई कांटेक्ट हुआ और जैसे ही वो टी स्टॉर्म उसके जस्ट पीछे आया, उसके फादर ने सारी स्ट्रेंथ लगाई और उस जिन को धक्का दिया। धक्का देते ही वो जिन जो वो उस टी स्टॉर्म के ऊपर गिर गया। अब पिछली बार तो जस्ट टच हुआ था, जैसे वो गिरा ना तो उस पर चिपक गया और बहुत तेज तेज चलने लगा। यही मौका देखा सियारा ने, उसने फटाफट से वो खंजर उसके फादर के पेट में से निकाला और उसके ऊपर चार्ज कर दिया, सीधा उसके सीने के ऊपर 1, 2, 3 जितनी बार वो मार सकती थी आंख बंद करके। गुस्से रेज भर गया था उसके अंदर क्योंकि उसके अंकल को, उसके फादर दोनों को ऑलमोस्ट उसने मार ही दिया था। और जब तक वो मारती रही, जब तक उस जिन की आवाज आना बंद नहीं होगी। उसने आंख खोल के देखा तो उसने उसके पूरे चेस्ट का मतलब कीमा बना दिया था इतने से। तब भी उसको ऐसा लग रहा था कि ये वापस जिंदा नहीं हो जाए। वो बहुत देर तक उसको टाइम लगा उसको मिलने के, फाइनली उसने उस जिन को मार दिया है। फिर अपने फादर के पास जाती है, उनको संभालती है, लेकिन अगले मोमेंट पे उसके फादर तो वहीं पे दम तोड़ देते हैं। अल्टीमेटली लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन सियारा ने अपने फादर, अपने अंकल दोनों को लूज कर दिया। वो बैठी बैठी वहां पे रोती रही और तब तक रोती रही जब तक आंख से आंसू आना बंद नहीं हो जाते हैं। तो नहीं, बॉडी में वाटर ही खत्म हो गया है। फिर उसके बाद उसके फादर ने उसको समझाया था कि अगर इस वॉर के अंदर अगर मुझे और अंकल वानी को कुछ भी हो जाता है तो उसे क्या करना है। करीबन 7, 8, 10 घंटे बाद वो वहां से उठती है, वो बोट लेती है और दूसरे वाले घर पे जाती है जहां पर लिली उसका वेट कर रही थी। और वो आके हमें बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लिली उसको संभालती है। लिली को भी बहुत दुख था कि उसके हस्बैंड चले गए थे, बट उसे पता था कि उन लोगों ने किस चीज के लिए साइन अप किया है। और अल्टीमेटली इस तरह से उस जिनके चंगुल से सियारा बच पाती है। तो बेसिकली उसको कुछ पता ही नहीं था पूरी लाइफ के अंदर कि उसका सौदा पहले ही हो चुका है। उसकी मदर ने एक बहुत बड़ी गलती की अपने एडिक्शंस को छोड़ने के लिए। उसे भी नहीं पता था वो किस चीज के लिए साइन अप करे। इसीलिए कहते हैं कि एकदम से आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स डील आ जाए तो पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि आपका स्टेक पर क्या है। उसको ये पता नहीं था कि अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए वो किस चीज का सौदा कर रही है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है तो ऐसी डील आपको नहीं करनी चाहिए। पूरा परिवार ही खो दिया इसमें। ऑलमोस्ट पूरा परिवार खो दिया। वो अकेली बची और लाइफ लॉन्ग उसके लिए वो रहने वाला है। हम कहते हैं कि दिल्ली है सिटी ऑफ जिन्स। जमाली कमाली की बात करते हैं हम यहाँ पे, फिरोज कोटला की बात करते हैं कि बहुत सारे जिन छुपे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली की कोई कहानी हो जाए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे पास एक रियल केस आया था और बहुत ही अलग है। मतलब ऐसी चीज़ तो मैंने अपने खुद के चैनल पे पहली बार ऐसी चीज़ देखी कि इस तरीके का इंसिडेंट आया जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो ये एक लड़की है जो कि इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट मुझे भेजा है। तो इनका नाम हम शिवानी रख लेते हैं, नाम हाइड करने के लिए इन्होंने ही बोला था। शिवानी जो है ये एमपी से बिलोंग करती हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं, पापा इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सिंगल डॉटर हैं ये अपने पेरेंट्स की। तो ये दिल्ली में थी और स्टडी कर मतलब एजुकेशन सेक्टर में है, बच्चों को पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका। और ये जिमिंग पिछले 5-6 साल से करती आ रही है। काफ़ी अच्छी फिजिक है इनकी, इनके अकॉर्डिंग इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और दूसरी लड़कियों से काफ़ी अच्छा है। तो इन्होंने बताया कि हुआ क्या, इनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। इन्होंने कहीं अप्लाई करा तो फरीदाबाद में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई स्कूल की तरफ से। वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पर इन्हें काफ़ी हाइक मिला। लेकिन फरीदाबाद उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो इनका जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था कि इनको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन फिटनेस में जो रहना था इन्हें, वो थोड़ा-सा इनका गैप आ गया था। जो पहले प्रायर लोकेशन पे रहती थी, वहाँ पर जिम इनका काफ़ी लग्ज़रियस हुआ करता था, लॉकर्स रूम थे, सारी फैसिलिटीज़ थी स्पा वगैरह की। तो हुआ क्या, जब ये फरीदाबाद में गई तो भाई इन्हें जिम ढूँढने में काफ़ी टाइम लग गया और जहाँ पर इन्होंने जॉइन किया था, वहाँ से भी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी क्योंकि न्यूली इन्होंने जॉइन किया था। तो कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद इनको पता चलता है कि इनके एरिया के आसपास एक नया जिम खुलने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं।
तो कुछ जो न्यूली जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह भी था। तो इन्होंने बिल्कुल भी देरी ना बरतते हुए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि चलो जिम उस लेवल का तो नहीं है जैसे हमारे दिल्ली में इतने लग्ज़रियस जिम होते हैं, लेकिन ठीक था कि स्टार्टिंग के लिए अभी यहाँ पर करी जा सकती है एक्सरसाइज़ वगैरह। तो 15 से 20 दिन हुए, जहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो लड़के थे वो इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, जैसे कि नॉर्मली होता भी है। वहाँ के ट्रेनर्स इनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक लड़की जो 5-6 साल से जिम कर रही है, उसे किसी से क्या ही पूछना। उन्हें सारा पोस्चर वगैरह के बारे में पता था, एक्सरसाइज़ के बारे में पता था। तो 20-25 दिन बाद भाई ये ऑब्ज़र्व करती हैं कि ना इनकी नज़र पड़ती है, एक लड़की थी, जो दूर से ना इन्हें ऑब्ज़र्व करती थी। जैसे इनके एक्सरसाइज करने का तरीका, और जो हमारी सब्सक्राइबर है शिवानी, इनका थोड़ा-सा पहनावा बिल्कुल मॉडर्न था कि ये थोड़ा फिटिंग के कपड़े पहना करती थी, और जो दूसरी लड़की थी, वो टी-शर्ट और लोअर पहना करती थी स्पोर्ट्स शूज़ के साथ। तो लगभग पूरा जिम हमारे जो सब्सक्राइबर है इन्हें ऑब्ज़र्व किया करता था कि यार लड़की कितना अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है, मेंटेन कितना अच्छा करा हुआ है, ऑब्वियसली 5-6 साल से जिम कर रही है। तो इनका जो खाना हुआ करता था ज़्यादातर वो म्यूस्ली जो हम खाते हैं, या फिर जो बिल्कुल प्रोटीन रिच डाइट हो गई है। यस, रिच डाइट जो थी वो थी। तो एक दिन क्या होता है, जैसे एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो लड़की और इनकी एक्सरसाइज मैच कर गई। उस दिन इनका चेस्ट डे था। तो ये दोनों आपस में बात करती हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे सारी चीज़ें चल रही है। तो आपस में इनकी बहुत सारी बातचीत होती है। यार फरीदाबाद जैसी लोकेशन पे जो हमारी सब्सक्राइबर है वो बताती है कि मैं तो थोड़ा डिफेंस भी सीखना चाहती हूँ, जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो, या फिर मैं बहुत मेंटेन रहती हूँ। उनके बारे में भी पूछा। वो जो दूसरी लड़की थी उनका नाम हम काव्या रख देते हैं। जो काव्या थी उनसे पूछा आप अपने बारे में बताओ, तो बताती है यार मैं तो देखो यूपी से बिलोंग करती हूँ और अपनी बहन के साथ यहाँ पे रहती हूँ। तो नॉर्मली हमारा ऐसे ही रहना होता है, लेकिन फिजिक जो है उसकी तारीफ की जाती है कि शिवानी की फिजिक बहुत अच्छी है। तो अब शिवानी ने इस चीज़ को बताया हमें कि मैंने कभी इसकी फिजिक देखी ही नहीं, क्योंकि ये फुल जो ओवर वो होता है एक तरीके से, थोड़ा साइज ओवरसाइज्ड टी-शर्ट्स पहना करती थी, लोअर्स और काव्या स्पोर्ट्स पहनती शूज़। थी। हाँ, काव्या जो थी, ये हमें उसने बताया शिवानी ने कि मैंने काव्या की बॉडी को कभी ऑब्ज़र्व करा ही अच्छा, नहीं, हाँ। क्योंकि वो ओवरसाइज़ कपड़े पहना करती थी। तो इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, कभी जब ये आती थी हमारी सब्सक्राइबर शिवानी, तो ये इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और बिल्कुल भी इंटरेस्ट इनका रहता नहीं था किसी से भी बातचीत करने में। तो ये जिम में जाती थी, लड़के देखते थे ये इग्नोर करती थी, ट्रेनर्स देखते थे ये इग्नोर करती थी। लेकिन जब कभी काव्या से नज़र मिलती थी तो दूर से हाय हेलो हो जाता था, लेकिन बातचीत फिर भी नहीं होती थी। तो एक दिन फिर दोबारा इनकी एक्सरसाइज का सेम डे आ जाता है, आज शोल्डर का डे था इनका। तो लड़की फिर बातचीत करती है कि यार मैं किसी दिन तेरे को ना अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हम तो शुरू से ही मम्मी पापा से अलग रहे हैं, दोनों बहनें, तो हम तो खुद ही खाना बनाते हैं, तो मेरे हाथ का खाना खाइए। और जो शिवानी थी इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही थी कि मम्मी पापा बोलते कभी किसी के हाथ का खाना नहीं खाना, हम्म। ठीक है, कोई दूसरा इंसान दे तो मत खाना। तो ये अपना एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं बाहर का तो खाती ही नहीं हूँ और मीठा तो वैसे ही नहीं खाती, तुझे पता है मेरी डाइट कितनी अलग है, मैं तो अपना प्रोटीन भी अलग से लेके आती हूँ, बिस्लेरी का पानी और ये सब कुछ। तो उसने पूरा कोशिश करा कि इस लड़की को ठस्सा दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन बाद जब ये जिम में घुसती है शिवानी, तो ये देखती है कि सामने काव्या हाथ में एक टिफिन लेके खड़ी है और उसमें हलवा है। उस हलवे में काजू बादाम वगैरह सब भरा हुआ है। तो ये लड़की आती है, काव्या, और उसे बोलती है शिवानी को कि मैं तेरे लिए हलवा बना के लेके आई हूँ और तू ना नहीं करेगी अगर हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है तो। तो अब इनके दिमाग में आता है शिवानी के, यार कि मना करने का रीज़न क्या है, कैसे करूँ? तो वो बोलती रहती है, यार मैं मीठा नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती, समझा कर प्लीज़, मेरी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसने झूठ भी बोल दिया कि मैं एलर्जी हो जाती है, ऐसे बॉडी रैशेज़ हो जाते हैं। इसने बोला चखने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, आप चख लेना थोड़ा-सा। तो उस टाइम पर जो शिवानी है वो समझदारी के तरीके से रिएक्ट करती है, बोलती है चल ला मैं खा लूँगी, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज़ के बाद खाऊँगी, वरना मेरा थोड़ा-सा हो सकता है कि एक्सरसाइज़ बैलेंस ना हो पाए। तो शिवानी क्या करती है, मौका ढूँढती है कि काव्या की नज़र कब मुझसे हटेगी। जैसे ही काव्या एक्सरसाइज़ में लगती है, शिवानी सीधा टिफ़िन लेके बाहर बाहर निकलती है, आगे-पीछे अच्छे से देखती है और पूरा हलवा पलट देती है। उसके बाद दशहरे की छुट्टी आ जाती है, तो ये जिम से ऑफ लेके सीधा अपने घर चली जाती है। 3 दिन घर पे रह के आती है, घर वालों से काफ़ी प्यार मिलता है, वापस आती है। तो जब जिम में जाती है तो सामने देखती है काव्या खड़ी हुई है। काव्या आते ही शिवानी से पूछती है कि तूने मेरा हलवा क्यों नहीं खाया दिया हुआ? अब ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग ये जाएगा कि यार इसको कैसे पता चला मैंने हलवा नहीं खाया? लेकिन फिर ये भी डिफेंस करना है कि मैंने खाया तो नहीं है, अब मैं इसको जवाब क्या दूँगी? तो 2 सिचुएशन आ गई। तो
जो शिवानी थी उसके दिमाग में चल रहा था, पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करती हूँ कि इसे कैसे पता चला। या तो इसने कहीं से देख लिया कि ऊपर मिरर था, मैंने फेंका, इसने देख लिया। तो शिवानी ने क्वेश्चन रख दिया काव्या के सामने कि एक बात बता, तेरे को कैसे पता मैंने नहीं खाया? मैंने तो उसमें से खाया था, तेरे को किसने बोला? तो ये भी सामने से समझदार लड़की थी, इसने बोला कि ऐसा है, जिसने खाया था ना, सबने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तारीफ की है, तूने तारीफ नहीं की, मतलब तूने नहीं खाया। तो इसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। जो शिवानी थी उन्होंने बोल दिया कि यार मेरे को घर जाना पड़ गया था, मैं तेरे को इसलिए अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी था, मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी काव्या शक की नजर से देख रही थी कि झूठ बोल रही है। तो उस दिन से क्या हुआ, इनके बीच में थोड़ी दूरियां आनी स्टार्ट हो गई कि भैया आपस में बातचीत नहीं कर रहे। मतलब शिवानी को पता चल गया था कि इसे पता है कि मैंने हलवा नहीं खाया। इसने देखा, क्या करा क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट इसे पता चल गया। अब 2 दिन बाद से जिम करने लगे, बातचीत नहीं हो रही। उस टाइम पे शिवानी ने ये चीज मेंशन करी है कि अक्षय, जो काव्या थी वो मुझसे कटना शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि मैंने हलवा नहीं खाया। अब मुझे भी पता था कि इसके ये ड्रामे रहेंगे ही रहेंगे, लड़कियों में ये होता ही है कि एक बार मुंह बन गया तो कोई सामने से जाए तो ही बात बनेगी। तो इनमें क्या हुआ, एक जो है दायरा बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनकी एक्सरसाइज मैच हुई। तो एक्सरसाइज मैच करने पे इनकी बातचीत हुई, तो पता चल रहा था कि शिवानी बोलती है, यार काव्या तूने तो छोटी सी बात पे मुंह बना लिया है, मतलब इतनी सी बात पे मुंह बनाना बनता नहीं है कि तूने अगले दिन से हाय हेलो भी करना छोड़ दिया, दूर से जो हाय हाय होता था वो भी छोड़ दिया। तो काव्या उस टाइम पे बोलती है कि छोड़, अब उन सब पुरानी बातों में क्या रखा है। तो अचानक से ना काव्या एक नया टॉपिक छेड़ती है। काव्या बोलती है कि तूने मुझे बोला था कि तुझे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तूने कभी अपनी स्ट्रेंथ चेक की है कि तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तू किस लेवल पे ज्वाइन करेगी? तो शिवानी बोलती है, यार ये क्वेश्चन तो कभी मेरे सामने आया ही नहीं, मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो काव्या बोलती है कि एक काम करते हैं, हमने एक दिन रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है। तो शिवानी बोलती है, ये क्या बेकार सा कुछ दिया एग्जाम्पल कि ऐसे स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो शिवानी बोलती है कि देख यार, ऐसा है कि मैं ये सब तो कर नहीं सकती, मेरे स्कूल जब जाना होता है, इतना सब कुछ चल रहा होता है, इतनी सारा लाइफ में सारी चीजें चल रही हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, बात भी करनी होती है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इन झमेलों में पड़ूंगी कि रेसलिंग वेसलिंग करके देखें। बट काव्या एनी हाउ उन्हें कन्विंस कर लेती कि देख यार, वो हलवे वाला सीन हुआ था, मुझे पता है तूने नहीं खाया, ऐसा है वैसा है, तो एक रेसलिंग में क्या जा रहा है। शिवानी बोलती है, यार इसका दिल रखने के लिए ठीक है, हाथों हाथ हो जाएगी, एक रेसलिंग क्या है, ठीक है देखी जाएगी। तो भाई जैसा बताया था ना, उससे बिल्कुल अपोजिट था। शिवानी अपना पूरा ड्रेस लेती है और बैग में रखती है, इसके वहां पे पहुंचती है, क्योंकि इसके फ्लैट के बाहर देखती है कि यार बड़ा छोटा सा फ्लैट है, 1 रूम मतलब 1 BHK ले रखा है, तो इसमें ये अपनी बहन के साथ कैसे रह रही है। तो इसके दिमाग में ये भी था कि जब मैं अंदर जाऊंगी ना, तो इसके हाथ का मुझे कुछ खाना है ना पीना है, अपना पानी खुद लेके आई थी, सिर्फ इसका एक दिल बहलाने वाली बात थी कि काव्या ने मुंह बना रखा था, तो चलो एक रेसलिंग मैच हो जाता है, पता चल जाएगा स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये अंदर जाती है, देखती है यार एक कमरा है, सामान रखा हुआ है, बहन कहाँ है इसकी। तो सामने से जो शिवानी थी वो पूछ लेती है, यार तू तो कह रही थी तू अपनी बहन के साथ रहती है। तो ये काव्या बोलती है, यार वो घर गई हुई है और सारा सामान लेगी। तो शिवानी बोलती है कि अच्छा, सामान भी नहीं था घर में? सामान भी ले गई। तो शिवानी बोलती है कि ऐसा कैसा सामान ले गई, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये बताती है काव्या, यार मेरी बहन जो है ना, वो थोड़ी अलग मेंटेलिटी की है, वो अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं करती। तो जब भी वो घर जाती है अपना सारा सामान ले जाती है। हम गर्ल्स में ऐसा होता है कि हम उस अपनी बहन की टी शर्ट पहन ली है, पहन लिया, वो पहन लिया। शिवानी को फिर दोबारा कन्विंस कर लेती है, और शिवानी ने ये चीज मेंशन भी की है कि मैं कितनी बार चीजों के लिए मना करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। चलो ठीक है, अब जो जो एक्सपेक्टेड था वो सब कुछ हुआ। काव्या ने पूछा पानी पी ले, शिवानी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं अभी पिया है मैंने, और रेसलिंग में पानी पियेंगे तो एकदम से हो नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, जो सरप्राइजिंग वाली चीज थी, शिवानी ने ये चीज बताई कि काव्या ने जब पहली बार पुशअप ब्रास एंड ऑल जो लग्जरियस चीजें थी पहनी, तो इनकी जो फिजिक थी काव्या की वो बहुत अच्छी थी। मतलब इन्होंने इस तरीके से बताया कि अक्षय, अगर मैं और काव्या हम दोनों खड़े, हमारे फेसेस हटा दिए जाएं और फोटो क्लिक करके भेज दे, तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते कौन शिवानी है और कौन काव्या है। मतलब इस तरीके से शोल्डर एंड चेस्ट, मतलब पूरा जो फिजिक था बहुत ही ज्यादा टोन सिमिलर बॉडी था। थी, मतलब दोनों की काफी टोन अच्छी बॉडी थी। यस, मतलब जैसे एक सरप्राइजिंग वो आते हैं ना रिकॉर्डिंग में, कि मैं देख के हैरान हो गई कि यार काव्या इतनी मेंटेन्ड है, क्योंकि इसने ओवरसाइज कपड़े पहने थे, मैं कभी जज नहीं कर पाई थी इसे। तो क्या हुआ, इनके बीच में फिर वो राउंड शुरू हुआ, और राउंड शुरू होते क्या हुआ, काव्या जो थी जिसने पूरा प्लान कर रखा था रेसलिंग को लेके, उसने शिवानी को पटकना शुरू कर दिया। क्योंकि शिवानी के लिए तो फर्स्ट टाइम था, वो अपने मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी।
तो शिवानी बोलती है अबे रुक जा। फिर इन्होंने आपस में पूरा झगड़ा वगड़ा शुरू हुआ। कम से कम 5-10-15 मिनट इनकी फाइट चलती रही, जहाँ पे काफी एग्रेशन निकला और स्वेटिंग हुई। तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर ये दोनों बिल्कुल बेसुध होके पड़ गए। अब यहाँ पर शिवानी बताती है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा था, इतने ज़्यादा हम थके हुए थे कि जो काव्या थी बिल्कुल मेरे पास थी और हमारे जो बॉडी पार्ट्स थे एक दूसरे को टच हो रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि काव्या मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। तो उसी टाइम जो शिवानी थी वो बोलती है यार अब रोकते हैं, और मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अभी भी शिवानी के बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था अगर मुझे कुछ खाने को पीने को दिया जाएगा तो मैं नहीं लूंगी। तो जब शिवानी ये चीज मेंशन करती है, बोलती है कि यार मैं चलती हूँ, तो काव्या ने एक सेकंड में बोलती है चल ठीक है बाद में मिलते हैं। तो शिवानी को अजीब सा लगा कि यार कहीं मैं ज्यादा ही तो नहीं सोच रही, सब नॉर्मली तो चल रहा है। अब यहाँ से ये अपने घर आ जाती है। इस दिन के बाद क्या होता है, आपने सुना होगा कि चीजें बिगड़ती हैं, लेकिन जो शिवानी थी उसकी चीजें बननी शुरू हो गई कि इन्होंने अपने जो स्कूल था वहां पे लैपटॉप चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी, चेंज हो गया। जिस लड़के को ये पसंद करती थी उससे बात नहीं हो रही थी, बात होनी शुरू हो गई। फैमिलीज में जो प्रॉब्लम चल रही थी सब सॉल्व हो गई। जो इनके पैसे दोस्तों के पास अटके हुए थे सारे टाइम पे आ गए। तो ये हैरान हो गई कि यार जिंदगी में इतना अच्छा कैसे हो सकता है सब कुछ एकदम से, वो भी। तो इन्हें लगा ठीक है भगवान ने लिखा है मिल रहा है। अब ये फिर दोबारा इनके घर वालों का फोन आता है कि भाई ऐसा है घर आ जा, कितना टाइम हो गया, कितना 20-25 दिन हो गए तेरे को आए हुए, एक दिन चक्कर लगा जा। तो ये फिर घर पे गई। घर पे जाती है, बहुत खुश है, घर वाले देख रहे हैं क्या बात है, ये तो अलग ही खुशी है मतलब, क्योंकि मनचाहा बॉयफ्रेंड भी मिल गया, मनचाही जॉब भी है, लैपटॉप भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। तो वहां से वापिस आती है। वहां पे वापिस आने के बाद ये जब जिम में जाती है तो काव्या वहीं मिलती है इसे। काव्या बोलती है कि यार उस दिन तो स्ट्रेंथ चेक नहीं कर पाए थे, एक रेसलिंग मैच और हो जाए। अब शिवानी इस टाइम पे थी कि एक बार हो गया ना, दिल खुश कर दिया इसका, अब मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शिवानी मुंह पे मना कर देती है कि बहन देख, ये चोचले उनके अच्छे लगते हैं जिनके बड़े घर होते हैं, थोड़ा हर्ट भी हो जाता है कि तेरा एक कमरे का वो है, उसी में हम दे दे के एक दूसरे को मारेंगे, अब रहने दे, अब नहीं करना ये सब कुछ। अब ये बोल के अपनी एक्सरसाइज करके अपने घर आ जाती है। इसने ये भी देख लिया था काव्या का बड़ा गंदी तरीके से मुंह बन गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके सारे काम बिगड़ने शुरू हो गए। जिस लड़के से बात हो रही थी, बात बंद हो गई। स्कूल से जो लैपटॉप मिला था छिन गया। जॉब छिनने के आसार आ गए। स्कूल में टीचर से बन नहीं रही है। जो वहाँ डीन है या फिर प्रिंसिपल है उनसे बहस हो जा रही है। टाइम पर सैलरी नहीं आ रही, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही तौर पे हो गया। भाई घर पे बात नहीं करनी। जो लड़की एक ही दिन में 3 बार अपनी मम्मी से बात करती थी, वो 3-3 दिन एक बार भी बात नहीं कर रही। मम्मी भी इस बिहेवियर को देख रही है। अचानक से लड़की में क्या चेंजेस आ गए। तो इनकी मम्मी फोन करती है और पूछती है कि बेटा तू कैसे इतनी बदल रही है, कुछ हुआ है, किसी से बहस हुई है, कुछ हुआ है। वो साफ मना कर देते हैं, मम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करूंगी, और फोन कट। इनकी मम्मी समझ जाती है भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इनकी मम्मी क्या करती है, सीधा फोन मिलाती है और बोलती है कि एक काम कर, सैटरडे संडे की छुट्टी है ना, घर आ जा। तो ये मना करती है। और भाई रिकॉर्डिंग में इसी तरीके से मेंशन कर रखा है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को एंटरटेन करने के मूड में नहीं थी। तो मैं भी सुन रहा था इस चीज को। तो इनकी मम्मी बोलती है कि या तो तेरे पापा को भेज दूं या खुद आ रही है। तो पापा का डर था इनके अंदर, क्योंकि इनके पापा आर्मी से थे। तो कैसे भी कन्विंस करके वो अपनी मम्मी, मतलब इनकी मम्मी ने कन्विंस कर लेती है और बोलती है कि या तो तू आ जा या मैं तेरे पापा को भेज रही हूँ। ये बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो जैसे ही ये सैटरडे को पहुंचती है, इनकी मम्मी सीधा बोलती है कपड़े पहन, दरगाह जा रहे हैं। तो ये दिमाग में सोचती है दरगाह दरगाह क्या करने जाना है। और एक चीज जो थी ना दिव्या भाई, कि ये सब कुछ अपनी मम्मी को बताती थी कि मेरे को ना वो लड़की मिली थी काव्या, उसने मुझे हलवा दिया, मैंने नहीं खाया। तो इनकी मम्मी बोलती चलो बहुत अच्छा किया, इन चीजों से दूर रहना। तो जैसे बोलते दरगाह जाना है, तो ये बोलते दरगाह क्यों जाना है। बोली बस मैं चाहती हूँ, मेरी बात होती है किसी मौलवी वॉलवी से, मैं दिखाना चाहती हूँ एक बारी को तेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। शिवानी को इन चीजों पर बिलीव नहीं था, नॉन बिलीवर थी। वो बोलती चल लो आपकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए कुछ ही ना कुछ कर रही हूँ, आप भी चल लो। तो जब ये दरगाह जाते हैं ना, वहां बैठती है। तो शिवानी देखती है मौलवी जो सामने बैठा होता है वो शिवानी को घूर के देख रहा है। और ये तो हर मौलवी कह सकता है कि कोई लड़का पीछे पड़ा हुआ है। मौलवी बोलते हैं बेटा कोई लड़की पीछे पड़ी है क्या। ये थोड़ा सा दंग हो जाती है कि ये कैसे बता दिया। लड़के का हर कोई बोलता है, लड़की का। तो ये बताती है हाँ एक लड़की है, ऐसे ऐसे मेरी मतलब बात हुई थी। तो मौलवी बोलते हैं अच्छा करा तूने उसका दिया नहीं खाया। ओह, ये थोड़ा सा शौक लगता है शिवानी को, नॉन बिलीवर के सामने कोई बताने लग जाए कि मीठा दिया था तूने खाया नहीं ना, अच्छा करा तूने नहीं खाया। तो ये बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो
पूछना शुरू करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो मौलवी बोलते कि नहीं, वो बोलते पहले आप मेरी बात सुनो, लड़की के ऊपर दिक्कत है, विपत्ति है, अगर इसे ठीक करना है तो इसको उस लड़की के साथ रेसलिंग मैच करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कि कुश्ती करके आए। दोबारा कुश्ती करके आए। अब जिस माँ को पता चल गया मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, वो माँ ऐसे करने कैसे देगी। तो बोलते मौलवी जी जब आपको पता है उस लड़की के साथ दिक्कत है तो आप मेरी बेटी को ये क्यों बोल रही कि दूसरा मैच करके आ। तो मौलवी बोलते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करो ना, जब आप लेके आए हो तो थोड़ा भरोसा भी कर लो। मम्मी बहुत देर तक मना करती रहती है, लेकिन शिवानी के दिमाग में चलता रहता है कि यार कुछ तो है, ये चीज करनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं, अगर इतना वो खुद से बता रहे हैं तो शिवानी अपनी मम्मी को कन्विंस करती है, मम्मी मेरे को जाने दो, जैसे ये बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। तो मौलवी बताते कि देखो आपको एक काम करना है, ये भभूत आप लो और जैसे ही उस लड़की के घर में घुसोगे ना, इसे अपनी जीप पे लगा लेना 2 बार, 1 2, बस इतना करना है आपको, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मौलवी ने और कुछ नहीं बताया, कागज में भभूत दी और सीधा बोल दिया कि आपसे जाते ही वो लड़की मैच के लिए बोलेगी, आप हाँ बोल देना, बस इतना कर लो। तो ये निकलती है अपने घर से सैटरडे संडे बिता के, और घर में ऐसा माहौल हो रहा होता है कि पापा को बताया ही नहीं। दोनों माँ बेटी परेशान हो रही हैं। अब लड़की के दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा, वो मैच के लिए बोलेगी नहीं बोलेगी, मेरा करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। जैसे ये पहुंची फरीदाबाद जिम के अंदर, वो लड़की सामने खड़ी है, सीधा बोलती है तूने मेरे को मना कर दिया ना मैच के लिए, अगर मैच कर लेती तो क्या हो जाता। ये बोलती कर ले, कब कर ले, 2 दिन बाद कर ले, 2 दिन बाद मेरी हाफ डे की छुट्टी है, कर ले। भाई वो लड़की खुश हो जाती है कि भाई ये तो मजा आ गया। अब क्या चल रहा है वो तो पता ही नहीं है ना, वो तो बताया ही नहीं है। तो लड़की 2 दिन बाद अपने कपड़े वपड़े लेके, और थोड़ा सा पसीना तो बेचारी के पहले ही आ रहा होता, आज पता नहीं क्या होने वाला है, ये लड़की वैसे दिक्कत क्रिएट करती है। तो जैसे कि मौलवी ने कहा था, अब 2 बार इसे अपनी जुबान पे लगा लेना। घर के सामने जाते ही 2 बार उसने जुबान पे लगाया, गेट नॉक करा, काव्या आई। काव्या अचानक से बोलती नहीं यार आज हम मैच नहीं कर रहे। तो ये पूछती क्या हुआ, बोलती यार मुझे ना मेरी तबीयत खराब सी लग रही है बहुत ज्यादा। तो शिवानी बोलती कि क्यों, तू मेरे को पहले बता देती यार, घर से निकलने से पहले तू पूरा अरेंजमेंट करके मुझे बुला रही है, फिर तू मना कर रही है। तो काव्या फिर वो नहीं यार मेरे को पहले लगा हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को काफी अजीब सा और इरिटेशन से हो रही है, हम बाद में करते हैं ना सब कुछ, तू अभी चली जा, मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर। भाई शिवानी निकली ये तो खुश कि जो चाहा था वही हो गया, मतलब मौलवी जी ने जो कहा था वही हो गया। फोन मिलाती है अपने घर पे कि ऐसे ऐसे उस लड़की ने मना कर दिया मैच के लिए। इसकी मम्मी भी खुश, घर में भाई खुशहाली गूंज गई। शिवानी अपने घर वापस आ जाती है। अब इनकी मम्मी जाती है उन मौलवी के पास, मौलवी से पूछती है कि ये हुआ क्या था। तो एक ऐसा राज खुल के सामने आता है जो इतना अलग था, इतना अलग था। कहते जो लड़की थी ना उसकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 32 साल थी, और जब वो 28 साल की थी ना, मतलब आज से 4 साल पहले, उस लड़की के ऊपर भी इसी तरीके से किसी जिम की लड़की ने उसका स्वेट लेके इसके ऊपर एक जिन ट्रांसफर करा था। जो पहले की लड़की थी उसके ऊपर भी किसी ने इसी तरीके से जिन ट्रांसफर करा था। और जो शिवानी थी, इस तुम्हारी जो लड़की है ना शिवानी, काव्या जो थी शिवानी के ऊपर अपना जिन ट्रांसफर करने वाली थी। और इसके साथ जो भी हो रहा था, लगभग कुछ हिस्सा जिन इसके ऊपर आ चुका था। जो पिछली फाइट हुई थी उसमें जितना भी शिवानी का स्वेट था उसको कलेक्ट करके वो क्रिया करी गई जहां से वो जिन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। अगर एक फाइट और हो जाती ना, तो आज जो स्वेट कलेक्ट होता, अगर आप मेरे पास नहीं आते तो आपकी लड़की के ऊपर पूरा जिन ट्रांसफर कर दिया जाता। फिर आपकी लड़की किसी को ढूंढ रही होती, क्योंकि वो जिन इसी तरीके से कर्स की तरह चलता आ रहा है कि कोई लड़की उसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है, कोई लड़की उसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है। उस जिन की सिर्फ एक ही डिमांड है, जिसके ऊपर आप ट्रांसफर करोगे ना उसका हुलिया बिल्कुल सेम होना चाहिए, मिलती जुलती लड़की, हाइट, कद, बॉडी फिजिक मेंटेन्ड। वो जो जिन था वो उस लड़की के साथ बहुत गलत चीजें करता आ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की बिल्कुल परेशान हो रखी थी। और वो जिम में जा जाके ऐसी लड़कियों को ढूंढती थी कि मैं किसके ऊपर ट्रांसफर कर दूं। अब सोचो अगला कौन शिकार होने वाला है। तो बड़ी खतरनाक कहानी है यार, मतलब जिम जा रहे हो अगर आप तो इस लड़की से बच के रहो। हैं वही बात है, अब कौन अगला शिकार बन जाए किसको क्या पता है। तो दिल्ली में जैसे जमाली कमाली की हम बात कर रहे थे, तो जमाली कमाली को भी बोला जाता है कि सेंटर ऑफ जिन है वो एक। जमाली कमाली हो गया, फिरोशा कोटला हो गया, भू वाली भटियारी हो गई, ये सारी एक कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो हमेशा से ही जिन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। जैसे जमाली कमाली की बात की जाती है, पहले तो जमाली कमाली का ऐसा है कि जो जमाली थे, एक फेमस पोएट अपने टाइम के, जो
जो पहले के जो विरासत के सुल्तान हुआ करते थे, उन्हें वो अरबिक में सुनाया करते थे बहुत सारी चीज़ें, जो पोएम वगैरह हुआ करती थी। तो जो उस टाइम के जो सुल्तान हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने खुश करने के लिए उन्हें बोल दिया था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जमाली जो थे उस टाइम पर, उन्होंने ये कहा था, सैयद जो भी उनका पूरा नाम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मेरी ख्वाहिश से कुछ बनाना चाहते हो तो एक मस्जिद आप बना दो जहाँ पर जाके मैं इबादत कर सकूँ। तो जो थे बादशाह, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा था और फिर वो पूरी जो है मस्जिद बनी थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ जब जमाली गुज़रे, तो उनके साथ जो थे जमाली, कमाली, एक कमाली भी थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो गुज़रने के बाद वहाँ पर पूरी जो है मस्जिद बनाई गई और उसके अंदर जो है दरगाह बनाई गई और सारी चीज़ें जो उनकी एक तरीके से जहाँ पर उन्हें रखा जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो इतनी पुरानी हैं और वहाँ पर जो जमाली थे उनकी मान्यता इतनी ज़्यादा हुई थी। कुछ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स भी वायरल होती है इस टाइप की, कि जब एक इंसान जा रहा होता है तो जो लोग हाथ लगाने वाले होते हैं, उनके हाथ एक्स्ट्रा जो है खिंचते हुए दिखते हैं रील्स में। अच्छा, ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। अगर प्रिंस भाई हाँ बोल रहे तो वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब जमाली जब गए तो उनकी इतनी मान्यता थी, लोग उन्हें इतना पूजा करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इबादत के लिए उन्होंने मस्जिद मांगी, जो बहुत कम होता है कि मेरे से कोई पूछा मैं बोलूँ मेरे लिए मंदिर एक बना दो, मैं पूजा करना चाहता हूँ। उस टाइम पे वो इतने पाक हुआ करते थे कि जो जिन्स थे, वो जिन वहां पर आए थे उन्हें अलविदा करने के लिए, और फिर कुछ जो जिन थे वो उनकी याद में वहीं रुक गए थे। तो ये चीज बोली गई कि जब लोग उसके आसपास से गुजरते हैं तो उनको प्रे करने की साउंड आती है, नमाज पढ़ने की आवाज आती है, कुछ शाइनिंग आईज दिखती है, कुछ रोशनी दिखती है। कुछ बोलते हैं कि कुछ लोग जैसे नापाक होते हैं, जो गलत ही उससे जाते हैं इंटेंशन से, जैसे लड़के लड़कियां होते हैं टाइम पास करने के लिए, उनको चाटे भी पड़ते हैं। तो ये चीज बहुत पुरानी है और यही चीज फिरोशा कोटला में भी है कि जो फिरोशा तुगलक थे, उन्होंने फिरोशा कोटला बनवाया था और फिर उसके बाद वहां पर जो पूरा एक पाक तरीके से जो आते थे सब, वहां पर अपनी नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। वहां पर बहुत सारे जिन्स भी आया करते थे और फिर लोगों ने इस तरीके से वहां पर बना दिया है कि थर्सडे वाले दिन जो है आते हैं लोग, दिए लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं, धागे बांधते हैं और कहते हैं वहां पर जिन बाबा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जब उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक बार देख रहा था तो मुझे पता चला था वहां पे जो मौलवी थे, उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे लोग आते हैं पूछते हैं। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोली। पहला उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे साथ ऐसे पैरानॉर्मल चीजें होती रहती हैं कि जैसे मान लीजिए वो नमाज पढ़वाते हैं वहां पे, तो उन्हें ऐसा लगा, पीछे मुड़ के देखा तो 2 जने थे। फिर जब नमाज खत्म हुई तो वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, 100-200 लोग वहां पर उन्हें दिखे। अच्छा, फिर मुड़ के वो देख रहे हैं, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्री में कि जब मुड़ के देखे तो अचानक से वहां पे सिर्फ 2 ही लोग रह गए। तो वो जिन्स आया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी जो चीज थी कि वो हमेशा यही चीज अपनी वीडियोज में बोलते कि देखो, जो जिन्स होते हैं वो आते हैं, ये लोगों का भरोसा है कि उनकी मान्यता पूरी होती है, लेकिन अल्लाह, गॉड, भगवान, इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो आप ये इस चीज को प्रमोट मत करो। जो डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे उनको बोला था इस चीज को प्रमोट मत करो कि यहाँ जिन ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये मानी जा सकती है कि एक मान्यता का एक पोर्टल है जहां पर लोग मान्यता रखते हैं और फिर ऊपर वाला उस चीज को कबूल करता है। लेकिन ये चीजें होती रहती हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी है, 15s, पता नहीं 50s की कब की वो है, जहां पर इतनी सारी चीजें हैं तो लोगों की मान्यता जुड़ी है। फिर वहां पर जिन्स जो है इस तरीके से दिखते हैं और ये चीज अभी भी दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस है कि लोग आज भी अपनी मान्यता रखने वहां जाते हैं। राजस्थान में भी कोई ऐसे जिन है? ऐसी कोई जगहें फेमस हैं जो जिनके लिए मानी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है? मतलब है जगह जहाँ पर जिन्नों की मतलब पूजा की जाती है, बट मुझे एग्जैक्टली वो लोकेशन से याद नहीं है, बट हाँ है। और जैसे अब अक्षय बता रहा था, मैं सुन रहा था, तो उस चीज से मुझे लगा कि जो अपन कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि अच्छे जिन बुरे जिन दोनों होते हैं, तो जब लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो वो अच्छे जिनों से हेल्प मांगते हैं। जब कई बार बुरे जिन या किसी उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, तब भी उनकी मदद करने के लिए अच्छे जिन्नों की वो ली जाती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मेरे को बात करते याद है, कि कुछ जो बहुत पावरफुल तांत्रिक्स होते हैं, वो जिन्नों से भी अपने काम करवाते हैं, हेल्प लेते हैं उनकी। मतलब जब वो अपना काम करते हैं, किस तरह के एंटिटी से वो डील कर रहे हैं, उस हिसाब से वो उनकी हेल्प लेते हैं इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे। वो उनको मिसयूज नहीं करते हैं। सही बात है। और एक ऐसी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी भेजी थी, बड़े अच्छी प्यारी सी कहानी है। तो 14 साल का लड़का था वसीम करके, एंड ईद का टाइम था और उसने जस्ट ईद से 1-2 महीना पहले ही अपने मॉम डैड अम्मी अब्बू खोए थे एक्सीडेंट में एक। तो बड़ा मायूस था, उसके मामा जान संभाल रहे थे उसे और बहुत मायूस था। पहली ईद थी जहाँ पे
उसके पेरेंट्स नहीं थे उसके पास, तो बहुत बहुत ज्यादा सैड था। सब उसके भाई कजिन्स वगैरह सब कोशिश कर रहे थे कि अरे आज ईद है, छोड़ ये सब, थोड़ा हमारे साथ मस्ती कर, ये सब कर, तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर उसके मामा जान ने कहा ये फिल्म लगी है यहाँ पे, तो जाओ तुम लोग फिल्म देखाओ, फिल्म से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। तो ईद पे हुई होगी कोई बढ़िया सी रिलीज फिल्म, तो चले गए ये सलमान सब भाई लोग। की। सलमान भाई की कोई फिल्म रिलीज हुई होगी, तो फिर चले गए सब लोग। अब जाते जाते इसकी मामी जान ने वो दे दी थी कि शीर खुरमा ले जा, वहां पे खाते रहना तुम लोग। तो इसने खाया नहीं, अपना बाइक वाइक में रख के चले गए, मूवी वूवी देखी, एंजॉय किया, थोड़ा मूड बदला, चेंज हुआ। बाइक पे गए थे, दो कजिन्स एक बाइक पे थे और ये एक अपनी कुछ मोपेड लेके अलग चल रहा था, मतलब साथ शादी थे तो ऐसा था। तो अब ये मूवी वूवी खत्म हो गई, रात हो गई थी, रात का शो था, एंड इनके मोहल्ले के, मतलब इनके मोहल्ले से थोड़ा दूर था सिनेमा हॉल, तो थोड़ा सा सुनसान सी सड़क थी। तो जब ये वापस आ रहे थे तो आते आते अपना चल रहे हैं, अपना गाना वाना गा रहे हैं सब लोग मूवी का, और एंजॉय करते हुए वापस जा रहे हैं। और जाते जाते एकदम से कुछ तो धुंधला सा उसके सामने आता है, फॉग जैसा, और फिर उसके बाद जब वो फॉग हटता है तो उसे दिखता नहीं है कि उसके जो कजन्स आगे जा रहे थे वो नहीं मिलते उसे, वो कहीं निकल गए हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए ये लोग। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि वो जा रहा होता है आगे, कि देखते हैं कि कहाँ चले गए, जो भी है जा रहा है आगे, उसे एक बहुत बड़ा काली परछाई सी, काली जैसे फॉर्मेशन सी उसके जस्ट सामने आ जाती है। मतलब होगी करीब 9-10 फुट की एक परछाई होगी। तो वो रुकता है कि देखता है कि क्या है ये, क्या दिख रहा है। तो वो देख रहा है क्लियरली कि हाँ एक राक्षस जैसा कुछ तो है जो बहुत ही बड़ा सा है, और उसका एक चेहरा है, विजिबल चेहरा, और वो रोक के खड़ा हुआ है उसे कि रुक जा। तो उसे डर लगने लग जाता है कि अरे ये कौन आ गया, ये क्या हो रहा है। और वो जो राक्षस जैसा होता है वो कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो इससे बहुत डर लगता है एकदम से, और समझ में नहीं आता क्या है। और वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है खाना, कुछ कुछ भी नहीं पड़ा मेरे पास, मैं क्या खाना दूं आपको, ये तो कहता रहता है वो। तो अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो मना करता जा रहा है, वैसे वैसे वो और गुस्से में उससे कह रहा है मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, मुझे खाना चाहिए। और बड़ा होता जा रहा है वो और ज्यादा। तो एकदम से उसे ख्याल आता है कि अरे मेरे तो इसमें थैले में मतलब वो रखा है शीर खोरमा, तो मैं वो दे देता हूँ इसे। तो जैसे ही वो निकालता है बाहर उसे और ऐसे उसके सामने रखता है, तो उसका एक बहुत ही लंबा सा हाथ निकल के आता है और वो शीर खोरमा लेके कहीं गायब हो जाता है वो। और उसे वसीम को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि उसके कजिन्स गिरे पड़े हुए हैं और बहुत चोटें लगी हुई हैं उन्हें। और वो बताते हैं कि कुछ गुंडे आए थे जिन्होंने उन्हें बहुत मारा, फोन वोन वगैरह सब ले गए हैं। तो इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये हो जाता है, और वसीम को कुछ समझ में नहीं आता है कि उस रात हुआ क्या। तो उसके मामा जान कहते हैं कि तेरी जो अम्मी थी ना, वो जिनों से बातें करती थी, जिन उनके दोस्त थे। तो तेरी अम्मी ने ही भेजा है जिनको उस दिन तेरे को बचाने के लिए। ओह, तो ऐसा नहीं है कि तेरे अम्मी अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में तो तेरा ख्याल नहीं रखेंगे, वो हमेशा तेरे साथ हैं। बिल्कुल सही बहुत बात। अच्छी चीज है। ये कहानी थी, उसको ईद पे ईदी मिल गई एक तरह से, कम्युनिकेशन था मदर का, कम्युनिकेशन इसलिए था। तो उन्होंने हेल्प मांगी उनसे। फरिश्ते तो होते ही हैं। हाँ, मतलब लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि हाँ कोई डरावना सा जीव है, लेकिन अल्टीमेटली उसने उसे बचा लिया। बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, सिंधु मक्का मदीना का, ये कहीं का है, ऐसे जत्था का जत्था है लोगों का, कोई हजारों लोग कंधा दे रहे हैं और एक आदमी आता है, उसका हाथ ऐसे 10 फुट स्ट्रेच होता है, ग्रीन कलर का उसने वो पहना हुआ था, और जनाजे पे हाथ लगाता है। और ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे जिन वहां पे थे। जैसे हम अच्छे जिन बुरे जिन की बात करते हैं, जैसे हम जिन की बात करते हैं, बोलते हैं उनके पूर्वज जान थे, जो जान एक कॉन्सेप्ट आता है। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जैसे जिन, रेन, टिम, इनकी हम बात करते हैं। जिन ऑब्वियसली सबसे जो एक फेमस जो हो गए, क्रिएट करे गए, कि वो जीनी जैसे आप बता रहे थे, चिराग वाला जो हिस्सा आया था। तो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
रेतीली जगहों पर, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान जैसी जगहों पर फंस जाते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, उनके सामने ये जिन जो अच्छे हुआ करते थे वो आते थे, उन्हें गाइड करते थे। और एक टाइम पे ऐसा होता था जैसे किसी बुजुर्ग के रूप में आए, गाइड करा, और जब वो पीछे मुड़ के देखते थे वो जिन्स गायब हो जाते थे। तो जैसे जिन हमने अभी डिस्कस किया अच्छे भी होते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी का मन करे कि हाँ कोई चिराग मिले, कोई जिन मिले जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करे, तो वो कहाँ ढूंढ सकता है ऐसे जिनों को? मुझे लगता नहीं कि ऐसी इतनी कहानियां सुनने बाद किसी की हिम्मत होनी चाहिए सब करने की, और हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसा उसको करना चाहिए। क्यों अक्षय भाई? ये तो एंशियंट टाइम में हुआ करता था, ऐसे जिन मिल जाते थे चिराग रगड़ने पे। अल्लादीन भी कौन सा एक रियल कैरेक्टर होगा, वो भी फिक्शनल होगा, लेकिन जो है भाई इन चीजों से जितना दूर रहा जाए। जैसे हम बात करें फिरोज कोटला की या जमाली कमाली की, यहाँ पे अगर ऐसा है कि दुआएं पूरी होती है तो ऐसा भी होता है कि चाटे पड़ते हैं। सही बात है। तो ऐसे तो बहुत सारी लोकेशन है, जैसे एक इस टाइम पाक चीजों से ज्यादा नापाक चीजें ज्यादा चल रही हैं कलयुग में है ना। आई थिंक जो जैसे अलादीन की बात हुई है, वो स्टोरी भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाती होगी, वो भी रियल इंस्पायर्ड हो किसी ना किसी के साथ, जो अच्छा इंसान रहा होगा, जो दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता होगा, उसको ऐसा एक जिन मिला होगा जो उसके लिए काम कर देता होगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग साथ लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी वो चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपके इंटेंशंस कितने प्योर है आप भी जानते हो। जब तक आप अपने, देखो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, जब तक आप अपनी बॉडी को, अपनी थॉट्स को प्योरीफाई नहीं कर लेते हो, तब तक आपके लिए चीजें काम करेंगी ही नहीं। अब मैं जैसे अपनी बात कर लेते हैं, अगर आज मुझे मौका मिले, एक जिन आए मेरे सामने और बोले कि 3 इच्छाएं लो, तो क्या मांगूंगा मैं? बहुत सारा पैसा दे दो। बाकी भी आपको पता ही लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है। सो पॉइंट इज कि आपके इंटेंट प्योर नहीं तो आपको चीज कभी मिलेगी नहीं, और जिसको मिलती है उसकी वो इच्छा ही नहीं रहती है। तो फिर भी जैसे हमारे केस में, मैं अपने केस में बताऊं तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। अगर किसी को वाकई में एक्सपीरियंस करना है तो भैया आप दुबई जाएं, सऊदी अरबिया साइड, वहां पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स सुने हैं मैंने, पढ़े हैं। वहां भीड़ से अलग डेजर्ट में घूमो, किस्मत आपकी अच्छी हुई तो शायद हो सकता है कि आपको मिल जाए, इंटरेक्शन आपका हो जाए। अब अच्छे से होगा बुरे से होगा वो आपकी किस्मत है। अच्छे से हो गया तो बच जाओगे, और बुरे से हो गया तो बताने लायक भी नहीं बचो। एक लोकेशन जैसे भाई ने बताया दुबई में, ऐसे अबू धाबी में एक लोकेशन है अलमदाम, वो फेमस ही उसके लिए, गोस्ट विलेज ही। वहाँ पर जिन्स रहते हैं और पूरा रेगिस्तान एरिया है, तो वहाँ पर लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ पर ऐसे जिन चलते हुए उन्हें दिख जाते हैं। और वहाँ पे दरगाह भी है जो बहुत ज्यादा पुरानी है, वहाँ पर भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर लोग सर्च करेंगे तो दिख जाएगा कि प्रीमियम लोकेशंस में से पैकेज लेके जाना पड़ेगा जिनको एक्सप्लोर करना हो तो। आप भाई हेल्प कर दोगे कुछ? मैं बिल्कुल हेल्प करने वाला नहीं हूँ, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं भाई, हम ही हेल्प करें तो हो गया काम। नहीं, मुझे लगा आप कोई टूर प्रोग्राम अरेंज करवा दो तो। नहीं, मेरा भी ये सवाल पूछने का मतलब यही था कि आप यही आंसर दो कि ना इन सब चक्करों में ना पड़ो, अलादीन का जिन कहानियों के लिए अच्छा है, अच्छा कहानियों के लिए। तो वो उन चिरागों को ढूंढने ना निकलो जो आपको जलाने नहीं है। There is no free lunch in this world. There is no free lunch in this कुछ world. भी फ्री नहीं मिलेगा आपको, हर चीज की कीमत है, कॉस्ट के साथ आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जिन के ऊपर दास्ताने जिन। अगर आपके पास कोई जिन की ऐसी कहानी है तो हमें जल्दी से बताओ, और मुझे ऐसा मन कर रहा है, ऑडियंस का भी कर रहा होगा कि थोड़ा और कहानियां हो जाएं जिन के ऊपर, तो करेंगे पार्ट 2। ऑडियंस से पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर जल्दी से कवर करेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। दोस्तों कैसा लगा आपको जिन की कहानियों का ये स्पेशल एपिसोड? अगर आपको जिन जैसी एंटिटीज की स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आपको स्टार प्लस का नया शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम जरूर चेकआउट करना चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।